मैं हर दिन लाखों बार फायरबॉल की प्रैक्टिस करता था, लेकिन हालत ऐसी थी कि एक साधारण मच्छर भगाने वाली कॉइल तक नहीं जला पाता था। घर के मच्छर तक मेरा मजाक उड़ाते थे और मेरे क्लासमेट्स वो तो मुझे हिस्ट्री का सबसे कमजोर मैच कहते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मेरे अंदर अभी अभी एक ऐसा टैलेंट जागा है जो सब कुछ बदलने वाला था। SSG डिवाइन थॉर्न टैलेंट। इस टैलेंट की सबसे खतरनाक बात ये थी कि मुझे हर एक सेकंड में एक स्किल पॉइंट मिलता था। जहां बाकी लोग पूरे डंजन को क्लियर करने के बाद मुश्किल से कुछ स्किल पॉइंट्स कमा पाते थे, वहीं मुझे हर सेकंड एक पॉइंट बिल्कुल फ्री मिल रहा था। मतलब मैं चाहे कुछ भी ना करूं, फिर भी लगातार स्ट्रॉन्गर होता रहूंगा। और इसी वजह से मेरे हाथों में कोई भी साधारण स्किल एक दिन कैटास्ट्रोफिक लेवल फॉरबिडन स्पेल बन सकती थी। सब कुछ अवेकनिंग सेरेमनी के दिन शुरू हुआ था। मेरे सामने खड़ी स्कूल ब्यूटी जनिया ने एक रेयर प्रोफेशन अवेकन की, मेंटलिस्ट मास्टर, और उसे हाई लेवल स्किल मिली, थॉट मैनिपुलेशन। पूरा हॉल तालियों और तारीफों से गूंज उठा। लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैंने अवेकन की सबसे आम प्रोफेशन, मेज, और मुझे मिली सबसे बेसिक स्किल, फायरबॉल। बस फिर क्या था, पूरा हॉल हंसी से भर गया। इतनी बड़ी उम्मीदें थी और निकला सिर्फ एक साधारण मेज। लगता है क्लास टॉपर का एरा खत्म हो गया। मुझे ऐसे जीनियस का गिरना देखना बहुत पसंद है। चारों तरफ यही बातें हो रही थी, लेकिन तभी मेरे दिमाग के अंदर एक दूसरी आवाज गूंजी, कांग्रेचुलेशंस, आपने SSG डिवाइन थॉर्न टैलेंट अवेकन किया है। हर सेकंड एक स्किल पॉइंट प्राप्त होगा। आपके एक्सपीरियंस और स्ट्रेंथ के साथ इस टैलेंट की शक्ति भी बढ़ती जाएगी और भविष्य में नई फंक्शंस भी अनलॉक होती रहेंगी। उस पल मैं पूरी तरह शॉक में था। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया, एक मिनट में 60 पॉइंट्स, एक आवर में 3600 पॉइंट्स और एक पूरे दिन में 86,400 स्किल पॉइंट्स। मुझे किसी डंजन में जाने की जरूरत नहीं, कोई क्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, बस घर पे बैठना है और स्किल पॉइंट्स आते रहेंगे। मतलब नई स्किल मिलने के बाद उसे मैक्स लेवल तक पहुंचाना मेरे लिए सिर्फ समय की बात थी। नीचे खड़े लोग अब भी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, यहाँ तक कि जनिया की आंखों में भी थोड़ा सा अफसोस दिखाई दे रहा था। लेकिन मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इस समय मैं दुखी नहीं था, मैं एक्साइटेड था, बेहद ज्यादा एक्साइटेड। मैंने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया, क्योंकि अगर मैं और देर रुकता तो शायद सबके सामने हंस पड़ता। घर पहुंचते ही मेरे दिमाग में एक पागलपन भरा आइडिया आया। सबसे पहले फायर बॉल को अपग्रेड करना है, इतना अपग्रेड करना है कि वो फोरबिडन स्पेल बन जाए, क्योंकि ठीक एक महीने बाद नेशनल प्रोफेशनल एग्जाम शुरू होने वाला था। अगले 7 दिनों तक मैं घर से बाहर नहीं निकला, पूरा समय सिर्फ स्किल पॉइंट्स जमा करता रहा। जब मैंने पैनल खोला तो स्किल पॉइंट्स की संख्या देखकर खुद मेरी सांसें रुक गईं। 6 लाख से भी ज्यादा स्किल पॉइंट्स। मैंने गहरी सांस ली, फिर फायरबॉल स्किल पैनल खोला और बिना रुके पॉइंट्स डालने शुरू कर दिए। एक के बाद एक अपग्रेड, फिर अपग्रेड, फिर अपग्रेड। पूरा पैनल चमकने लगा। अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन सामने उभरा, 1 लाख स्किल पॉइंट्स कंज्यूम्ड, स्किल सक्सेसफुली अपग्रेड, न्यू स्पेल ऑब्टेन्ड, सेलेस्टियल फ्लेम ड्रैगन आर्ट्स। मेरी साधारण फायरबॉल अब 7th टियर स्पेल बन चुकी थी। उसी पल एक भयानक गर्मी की लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे आग की शक्ति मेरी नसों में बह रही हो। मैंने तुरंत अगला अपग्रेड चेक किया, 8th टियर स्पेल, फायर स्पिरिट इनकारनेशन, रिक्वायर्ड स्किल पॉइंट्स 5 लाख। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरता रह गया। ये संख्या लगभग पागलपन वाली थी। मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर नजर दूसरी स्किल्स पर गई, स्पेल सेविंग और रैपिड कास्टिंग। इन दोनों स्किल्स का काम था मैना कंजम्पशन और कास्टिंग टाइम को कम करना, और फिलहाल मुझे इनकी ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि जो 7th टियर स्पेल मुझे अभी मिली थी उसका कास्टिंग टाइम ही 20 सेकंड था और कूलडाउन पूरे 2 घंटे। इतना ही नहीं, हर बार उसे कास्ट करने के लिए 30,000 माना चाहिए था, जबकि मेरे पास सिर्फ 100 माना थी। मतलब मैं अपनी सबसे ताकतवर स्किल को इस्तेमाल ही नहीं कर सकता था। ये सोचकर मैंने तुरंत स्ट्रैटेजी बदल दी और स्किल पॉइंट्स स्पेल सेविंग पर डालने शुरू कर दिए। फिर वही आवाज लगातार गूंजने लगी, डिंग डिंग डिंग। सिस्टम नोटिफिकेशंस लगातार सामने आती रहीं। 1 लाख स्किल पॉइंट्स कंज्यूम्ड, स्किल सक्सेसफुली अपग्रेडेड। अचानक एक नई पैसिव स्किल अनलॉक हो गई, माना स्टॉर्म, और इसकी पावर देखकर मैं कुछ सेकंड तक चुप रह गया। इफेक्ट नंबर 1, तुम्हारे सभी स्पेल्स की माना कंजम्पशन 70% तक कम हो जाती है। इफेक्ट नंबर 2, तुम्हें किसी भी सोर्स से मिलने वाली मैक्सिमम माना लिमिट 10 गुना बढ़ जाती है और हर सेकंड तुम अपनी मैक्सिमम माना का 7% रिकवर करते हो। इफेक्ट नंबर 3, हर 8 घंटे में एक बार तुम्हारे पास चांस होता है कि 9th टियर से नीचे का कोई भी स्पेल बिल्कुल फ्री में कास्ट हो जाए। मैंने गहरी सांस ली, फिर अपनी आखिरी पैसिव स्किल की तरफ देखा, रैपिड कास्टिंग, और बिना रुके उसमें भी 1 लाख स्किल पॉइंट्स डाल दिए। कुछ ही पलों बाद एक और नोटिफिकेशन सामने उभरी, स्किल सक्सेसफुली अपग्रेडेड, न्यू पैसिव स्किल ऑब्टेन्ड, इटर्नल डिवाइन ग्रेस। मेरी आंखें चमक उठी। मैंने तुरंत स्किल डिस्क्रिप्शन पढ़ी। इफेक्ट नंबर 1, 5th टियर से नीचे के सभी स्पेल्स इंस्टेंट कास्ट बन जाते हैं, यानी ना कोई कास्टिंग टाइम, ना कोई इंतजार, बस सोचो और स्पेल एक्टिवेट। और 5th टियर से ऊपर के स्पेल्स का कास्टिंग टाइम 70% तक कम हो जाता है। इफेक्ट नंबर 2, 7th टियर से नीचे की कोई
कोई भी स्किल तुम्हारी कास्टिंग को इंटरप्ट नहीं कर सकती। इफेक्ट नंबर 3, हर 8 घंटे में एक बार तुम्हारे पास चांस होता है कि 9th टीयर से नीचे का कोई भी स्पेल इंस्टेंट कास्ट हो जाए। बस यही था वो मोमेंट जिसका मैं इंतजार कर रहा था। माना कंजम्पशन लगभग खत्म, कास्टिंग टाइम लगभग इंस्टेंट। ये कॉम्बिनेशन सीधा ओवरपावर्ड था, इतना खतरनाक कि सोच कर ही एक्साइटमेंट होने लगी। मैं तुरंत घर से बाहर निकल गया। रास्ते में मैंने काफी सारा खाना खरीदा, पानी खरीदा और सर्वाइवल के लिए जरूरी सामान भी ले लिया। सब कुछ तैयार करने के बाद मैं शहर के बाहरी इलाके की तरफ बढ़ा। लेकिन मेरा टारगेट वो ट्रेनिंग एरिया नहीं था जहाँ बिगिनर प्लेयर्स प्रैक्टिस करते थे। क्लियर ब्रीज प्रेरी, मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया और सीधे आगे बढ़ गया। हाउलिंग फॉरेस्ट, एक कहीं ज्यादा खतरनाक एरिया। यहाँ के मॉन्स्टर्स का लेवल आमतौर पर लेवल 9 से ऊपर होता था और सबसे बड़ी बात, ये मॉन्स्टर्स बेहद हिंसक थे और इंसानों को देखते ही हमला कर देते थे। मैं अभी फॉरेस्ट के अंदर कुछ ही दूर पहुंचा था कि अचानक मेरे सिर के ऊपर से एक भयानक बदबू आई। मैंने तुरंत ऊपर देखा और अगले ही पल मेरा दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया। एक विशाल पाइथन पेड़ की शाखा पर लटका हुआ था। उसकी ठंडी आंखें सीधे मुझे घूर रही थी और अगले ही सेकंड उसने अपना खून से सना हुआ विशाल मुंह खोला और मेरी तरफ झपट पड़ा। लेकिन मैं घबराया नहीं, बल्कि मन ही मन मुस्कुराया, क्योंकि ये मेरे नए स्पेल्स को टेस्ट करने का परफेक्ट मौका था। मैंने तुरंत स्किल एक्टिवेट करने की तैयारी की, बस एक थॉट और वो पाइथन खत्म। लेकिन तभी मेरे पीछे से एक बेहद परिचित गर्मी की लहर महसूस हुई। मैंने पलटकर देखने की कोशिश की और उसी पल एक फायर बॉल हवा को चीरती हुई आई, धड़ाम, सीधे पाइथन के सिर पर जा लगी। पाइथन दर्द से बुरी तरह तड़प उठा। उसका एग्रो तुरंत बदल गया और वो पूरी ताकत से अटैक करने वाले की तरफ मुड़ गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक दूसरी फायरबॉल पहली से कहीं ज्यादा बड़ी गरजते हुए ड्रैगन की आवाज के साथ आसमान से गिरी। धड़ाम, पूरा इलाका आग की रोशनी से चमक उठा। विशाल पाइथन का शरीर एक पल के लिए जोर से कांपा, फिर पूरी तरह जलकर काला पड़ गया। उसका विशाल शरीर एक बार मरोड़ा खाकर गिरा और हमेशा के लिए शांत हो गया। मैं कुछ सेकंड तक उस सीन को देखता रह गया। फिर धीरे धीरे मेरी नजर उस इंसान पर गई जिसने ये दोनों फायरबॉल्स छोड़ी थी और वहाँ एक युवा लड़का खड़ा था। उसके साथ ग्रे रॉब पहने एक मिडिल एज्ड मैच भी था। वो लड़का मुझे मुस्कुराते हुए देखने लगा और बोला, अंकल जो, मैंने अभी कैसा परफॉर्म किया? मेज ने तुरंत जवाब दिया, यंग मास्टर, आपका फायरबॉल स्पेल काफी एक्यूरेट था। अगर आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहे तो बहुत जल्द इस हाउलिंग फॉरेस्ट में अकेले ट्रेनिंग कर पाएंगे। लेकिन मेरी नजर में अगर ये ग्रे रॉब वाला मैच उसकी मदद न करता तो वो जायंट पाइथन के पंजों से बुरी तरह घायल हो चुका होता। और जैसा ये मेज कह रहा था कि सिर्फ लेवल 3 तक इनहैंस्ड फायरबॉल स्पेल के सहारे वो हाउलिंग फॉरेस्ट में आराम से घूम सकता है, ये बात बिल्कुल भी सच नहीं लग रही थी। मेज की तारीफ सुनकर वो लड़का और भी ज्यादा घमंडी हो गया। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मैंने अभी तुम्हारी जान बचाई है और तुम मुझे थैंक यू तक नहीं कह रहे। मैंने हल्का सा भौएं सिकोड़ते हुए कहा, मेरा मॉन्स्टर क्यों चुरा लिया तुमने? लेवल सप्रेशन की वजह से उसने तुरंत देख लिया था कि मेरा लेवल सिर्फ 1 है। उसने सोचा कि इस फॉरेस्ट में मेरे जैसे बिगिनर्स को मरने में ज्यादा समय नहीं लगता, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना कॉन्फिडेंस कैसे दिखा सकता हूँ। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही उसके साथ खड़ा ग्रे रोब मेज बोला, यंग मैन, तुम्हारा लेवल ज्यादा नहीं लगता। ये ट्रेनिंग एरिया काफी डेंजरस है, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाना चाहिए। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले गए। हालांकि मेरा मॉन्स्टर चुरा लिया जाना काफी अनोइंग था, लेकिन उनकी अच्छी नीयत देखकर मैंने उस बात को वहीं छोड़ दिया। मैं फॉरेस्ट के और अंदर बढ़ता गया। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था वैसे वैसे मॉन्स्टर्स की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक पेड़ों की ऊंची शाखाओं से कई जायंट पाइथन्स नीचे उतर आए। मैंने तुरंत अपना स्पेल इस्तेमाल किया, फायरबॉल स्पेल। एक ही पल में टब जितनी बड़ी दर्जनों फायरबॉल्स आसमान में चमकी और सीधे उन जायंट पाइथन्स पर जा गिरी। इस दुनिया के फायर एलिमेंट्स मेरी सिर्फ एक सोच पर प्रतिक्रिया देते थे और इसी वजह से ये हाई लेवल मॉन्स्टर्स पल भर में खत्म हो गए। लेकिन तभी 2 ग्रिजली बियर्स अचानक छिपकर बाहर निकले और मेरी तरफ दहाड़ते हुए दौड़ पड़े। मगर अगले ही पल मेरी इंस्टेंट फ्लेम अटैक ने उनके शरीर को आर पार चीर दिया। दोनों वही ढेर हो गए। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आई, कांग्रेचुलेशंस, आप लेवल 2 पर पहुंच गए हैं। आपको 10 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं। अगले ही पल मेरे शरीर से सफेद रोशनी निकलने लगी। मैं लेवल अप हो चुका था। मैंने बिना देर किए सभी 10 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स को मेंटल एट्रीब्यूट में डाल दिया। इससे मेरी मैक्सिमम म्याना वैल्यू फिर से 700 पॉइंट्स बढ़ गई। मैंने अपना स्टेटस पैनल देखा, लेकिन सिर्फ 20 HP होने की वजह से मुझे अभी भी पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। हालांकि इस समस्या का समाधान मेरे पास पहले से था। मैंने तुरंत इनकैंटेशन शुरू की। अचानक जमीन पर एक विशाल हेक्सागोनल मैजिक सर्कल दिखाई दिया और उसके अगले ही पल उसके बीच से लगभग 5 से 6 मीटर ऊंचा एक जायंट क्रीचर बाहर निकला। ये फायर टाइप का 6th टियर समनिंग स्पेल था, मॉल्टेन फ्लेम डीमन। इस स्पेल का इफेक्ट था फायर एलिमेंट डोमेन से एक मॉल्टेन फ्लेम डीमन जनरल को समन करना। हालांकि समन करते ही मेरी सारी माना वैल्यू तुरंत खत्म हो गई, लेकिन जब मैंने मॉल्टेन फ्लेम डीमन के एट्रीब्यूट्स और स्किल्स देखे तो मुझे एहसास हुआ कि ये सब पूरी तरह वर्थ इट था, क्योंकि उस मॉल्टेन फ्लेम डीमन के पास पूरे 5 लाख
एचपी थे। हाउलिंग फॉरेस्ट के बाकी सभी मॉन्स्टर्स के लिए वो किसी डिजास्टर से कम नहीं था। अब मैं पूरी तरह निश्चिंत था और मेरी प्रति सेकंड 7% माना रिकवरी की वजह से मेरी खाली हो चुकी माना बहुत तेजी से भरने लगी। मैंने दोबारा चैंटिंग शुरू की। सबसे पहले मैंने दूसरा मॉल्टन फ्लेम डीमन समन किया, फिर तीसरा, लेकिन फिलहाल 3 डीमन समन करना ही मेरी लिमिट थी। कुछ देर सोचने के बाद मैंने उनमें से 2 मॉल्टन फ्लेम डीमंस को ऑर्डर दिया कि वे पूरी हाउलिंग फॉरेस्ट में पेट्रोल करें और जो भी मॉन्स्टर दिखाई दे उसे तुरंत मार दे। जबकि तीसरे मॉल्टन फ्लेम डीमन को मैंने अपने पास बॉडीगार्ड के रूप में रखा। इसके बाद मैं अपने फ्लेम डीमन के साथ फॉरेस्ट के और भी गहरे हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में मुझे लगातार एक्सपीरियंस नोटिफिकेशंस मिल रही थी। मैंने अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि अचानक मेरे शरीर से फिर एक सफेद रोशनी निकल पड़ी। कांग्रेचुलेशंस, आप लेवल 3 पर पहुंच गए हैं। आपको 10 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं। लेकिन ये यही नहीं रुका। एक के बाद एक 5 से 6 और सफेद रोशनियां मेरे शरीर से निकलने लगी। कांग्रेचुलेशंस, आप लेवल 7 पर पहुंच गए हैं। आपको 10 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं। मैं एकदम हैरान रह गया। क्या मैं कुछ ही सेकंड में सीधे लेवल 7 पर पहुंच गया? आखिर उन दोनों मोल्टन फ्लेम डीमंस ने ऐसा क्या कर दिया? अचानक इतनी बड़ी मात्रा में एक्सपीरियंस कहां से आ गई? मैं अभी इसी बारे में सोच ही रहा था कि उसी समय हाउलिंग फॉरेस्ट के दूसरे हिस्से में श्या वैन्या भी लगातार लेवल्स गेन कर रही थी। इस वक्त वो अपने स्पिरिचुअल पावर मास्टर टैलेंट की मदद से लेवल 6 तक पहुंच चुकी थी। उसकी लेवलिंग स्पीड अपने पिता से भी कहीं ज्यादा तेज थी। लेकिन फिर भी वो मोल्टन फ्लेम डीमंस की एफिशिएंसी के सामने कुछ भी नहीं थी। उधर हाउलिंग फॉरेस्ट में घूमते हुए जनिया ने अपने साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करके एक फॉरेस्ट ग्रिजली बियर को स्टन कर दिया। उसके बाद उसने अपनी साइकिक पावर से उसके शरीर को काट डाला और आखिर में फाइनल ब्लो देकर उसे खत्म कर दिया। लेकिन ये सब करने के बाद उसकी मना पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वो वहीं बैठ गई और माना पोशन पीकर अपनी माना वैल्यू को धीरे धीरे रिकवर करने लगी। आराम करते वक्त उस लड़के का चेहरा उसके दिमाग में उभर आया। वही लड़का जिसने पिछले 3 सालों से उसे दबा कर रखा था, जिससे वो नफरत भी करती थी और किसी वजह से उसे भूल भी नहीं पा रही थी। जनिया धीरे से बुदबुदाई, वो आदमी अभी क्या कर रहा होगा? क्या वो सच में इतनी आसानी से हार मान लेगा? लेकिन तभी पूरे फॉरेस्ट में एक अजीब बदलाव शुरू हो गया। चारों तरफ लगातार मॉन्स्टर्स की दहाड़ें गूंजने लगी। पूरी धरती कांपती हुई महसूस हो रही थी। जनिया ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। ये क्या हो रहा है? ये तो सिर्फ एक ट्रेनिंग एरिया है। यहाँ बीस्ट टाइड कैसे आ सकती है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सारे मॉन्स्टर्स किस चीज से डरकर भाग रहे हैं। लेकिन अगले ही पल जब बीस्ट टाइड उसके सामने से गुजरी तो वो पूरी तरह सन्न रह गई, क्योंकि उन सभी मॉन्स्टर्स का पीछा एक बेहद खौफनाक मॉन्स्टर कर रहा था। उसकी लंबाई लगभग 5 से 6 मीटर थी और उसका पूरा शरीर भड़कती हुई मोल्टन फ्लेम से ढका हुआ था। उसे देखते ही जनिया के अंदर का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाग उठा। खुशनसीबी से वो टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करके तेजी से उड़ सकती थी, इसलिए उसने बिना एक पल गवाए वहां से भागना शुरू कर दिया। उसी समय पूरे हाउलिंग फॉरेस्ट में एरिया वार्निंग गूंज उठी। वार्निंग, वार्निंग, मॉन्स्टर डिजास्टर अलर्ट डिटेक्टेड। जैन सिटी मॉन्स्टर डिजास्टर मॉनिटरिंग सेंटर ने 2 छोटे बीस्ट टाइड्स डिटेक्ट किए हैं। साथ ही एक अननोन मॉन्स्टर भी डिटेक्ट हुआ है। उसका लेवल अननोन है, उसकी स्ट्रेंथ अननोन है और फिलहाल वो हाउलिंग फॉरेस्ट के अंदर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अचानक बीस्ट नेस्ट के पीछे एक इमरजेंसी वार्निंग दिखाई दी। वार्निंग, हाउलिंग फॉरेस्ट एरिया में मौजूद सभी लोग और आसपास के सभी प्रोफेशनल्स तुरंत सुरक्षित जगह पर चले जाएं। करंट अलर्ट लेवल 2। सभी संबंधित प्रोफेशनल्स फौरन शेल्टर लें। ये सुनते ही जनिया का चेहरा बदल गया। लेवल 2 अलर्ट? उसने इसके बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था। इसका मतलब था कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। जीने सिटी पर एक भयानक मॉन्स्टर डिजास्टर टूट पड़ने वाला था। किंग फेंग प्रेरी और हाउलिंग फॉरेस्ट की बाउंड्री पर पहले से ही अनगिनत प्रोफेशनल ट्रूप्स तैनात थे। सब हाई अलर्ट पर खड़े थे। प्लान बहुत साफ था। जैसे ही दोनों मोल्टन फ्लेम डीमंस हाउलिंग फॉरेस्ट से बाहर निकलेंगे, सभी प्रोफेशनल्स मिलकर उन पर अटैक कर देंगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दोनों मोल्टन फ्लेम डीमंस फॉरेस्ट से बाहर निकल आए और उसी समय उन्होंने देखा कि कुछ प्रोफेशनल्स उनके शिकार बने मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। अगले ही पल दोनों डीमंस ने एक भयानक दहाड़ लगाई। धरती तक कांप उठी। असल में उनका इंसानों पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब वो साफ तौर पर गुस्से में थे। दोनों ने एक साथ अपने विशाल हाथ उठाए और जलती हुई लावा आसमान में फेंक दी। अगले ही सेकंड अनगिनत लावा बॉल्स प्रोफेशनल्स की तरफ बरसने लगी। उसी समय भीड़ के बीच खड़ा एक मोटा आदमी अचानक आगे बढ़ा। उसके हाथ में होली लाइट से चमकता हुआ सेप्टर दिखाई दिया। अगले ही पल एक गोल्डन शील्ड उभर आया। उसने फ्रंट लाइन पर खड़े सभी प्रोफेशनल्स को कवर कर लिया। धड़ाम 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 जलती हुई लावा लगातार शील्ड से टकराने लगी। उसका टेम्परेचर इतना भयानक था कि शील्ड किसी भी पल पिघल सकता था। वांगे ने दांत भींच लिए और तुरंत
तुरंत एक और होली लाइट शील्ड एक्टिवेट कर दिया। किसी तरह वो सबकी जान बचाने में कामयाब हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर शौक साफ दिखाई दे रहा था। ऐसे मॉन्स्टर को कोई कैसे मार सकता है? तभी आसमान से एक बेहद पुरानी और गंभीर आवाज गूंजी। सभी लोग ध्यान दें, कोई भी बीस्ट नेस्ट के मॉन्स्टर्स पर हमला नहीं करेगा, खास तौर पर उन दोनों मोल्टन फ्लेम डीमंस पर बिल्कुल अटैक मत करना। उन्हें बीस्ट नेस्ट साफ करने दो। ये आवाज सुनते ही सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि ये आवाज जीने सिटी के सबसे ताकतवर इंसान की थी, प्रोफेशनल अलायंस के प्रेसिडेंट 4th रैंक ग्रैंड मेज जीन सुआन। सभी लोग ऑर्डर फॉलो करें। ओल्ड जीन ने जो कहा है वही करो। अलायंस के लीडर्स ने भी तुरंत वही आदेश जारी कर दिया और सच में किसी ने अटैक नहीं किया। कुछ ही देर बाद दोनों मोल्टन फ्लेम डीमंस शांत हो गए। फिर उन्होंने मेथोडिकली एक एक करके मॉन्स्टर्स का सफाया करना शुरू कर दिया। सिर्फ 10 मिनट के अंदर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों मॉन्स्टर्स मारे जा चुके थे। पूरा बीस्ट नेस्ट लगभग खाली हो गया। काम खत्म होते ही दोनों मोल्टन फ्लेम डीमंस आराम से वापस हाउलिंग फॉरेस्ट लौट गए। एक भयानक क्राइसिस शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। सभी प्रोफेशनल्स ने राहत की सांस ली। तभी जीन सुआन आसमान से नीचे उतरा। वो अपने फ्लाइंग बीस्ट पर सवार था। उसकी नजर दूर जाते हुए दोनों मोल्टन फ्लेम डीमंस पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में शॉक नहीं था बल्कि रिस्पेक्ट और एडमिरेशन था। तभी वांग गे ने पूछा, ओल्ड जीन, क्या आप जानते हैं वो आखिर थे क्या? जीन सुआन ने धीरे से कहा, तुम सब गलत समझ रहे हो। वो मॉन्स्टर्स नहीं थे, वो समन्स थे, किसी पावरफुल आर्क मेज के समन्स। ये सुनते ही सबकी आंखें फैल गईं। वांगी की आवाज तक कांप गई। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या जीने सिटी में कोई 6th रैंक आर्क मेज आ चुका है? जीन सुआन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कई साल पहले जब मैं पैंथियन एकेडमी में पढ़ता था, मेरे टीचर एक 6th रैंक आर्क मेज थे और मैंने अपनी आंखों से उन्हें ऐसा बैलरॉक समन करते देखा था। मोल्टन फ्लेम डीमन हर मेज का सपना होता है, लेकिन पूरी जिंदगी में भी ज्यादातर मेजेस इसे सीख नहीं पाते। ये कहते हुए जीन सुआन के चेहरे पर हल्का सा अफसोस दिखाई दिया। फिर उसने दूर जंगल की तरफ देखा और मन ही मन एक फैसला कर लिया, मुझे उस आर्क मेज को ढूंढना ही होगा। अगर उनकी थोड़ी सी गाइडेंस भी मिल जाए तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर होगा। इतना कहकर वो जाने ही वाला था कि तभी हाउलिंग फॉरेस्ट की गहराइयों से एक और भी ज्यादा भयानक मैजिक फ्लक्चुएशन महसूस हुई। जीन शुआन का चेहरा अचानक बदल गया, क्योंकि इस बार उसे जो फायर ऑरा महसूस हुई वो मोल्टन फ्लेम डीमन से भी कहीं ज्यादा डरावनी थी। तभी किसी ने आसमान की तरफ इशारा करके चिल्लाया, जल्दी देखो, वो क्या है? क्या वो ड्रैगन है? सभी ने एक साथ ऊपर देखा और अगले ही पल सबकी सांसें रुक गईं। आसमान में सैकड़ों मीटर लंबा एक विशाल फायर ड्रैगन उड़ रहा था। उसके पूरे शरीर से प्योर फायर एलिमेंट की ऊर्जा निकल रही थी। वो इतना विशाल था कि मानो पूरा आसमान उसी ने ढक लिया हो। उसकी मौजूदगी ही लोगों के दिलों में डर पैदा करने के लिए काफी थी। जीन शुआन का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसके कानों में भनभनाहट होने लगी। कुछ सेकंड तक उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। फिर उसके मुंह से कांपती हुई आवाज निकली, 7th टियर स्पेल। ये 7th टियर स्पेल है। इसका मतलब फॉरेस्ट के अंदर मौजूद इंसान 6th रैंक आर्कमेज नहीं है, वो 7th रैंक लॉ सेज है। ये सुनते ही पूरा इलाका हड़कंप में आ गया। सभी प्रोफेशनल्स के चेहरे सफेद पड़ गए। लोग तुरंत पीछे हटने लगे और इमरजेंसी इवैक्यूएशन शुरू हो गई। उन्हें अब समझ आ गया था कि फॉरेस्ट के अंदर कोई ऐसा इंसान मौजूद है जिसकी ताकत उनकी कल्पना से भी बाहर है। उधर सिर्फ 1 मिनट पहले मैं हाउलिंग फॉरेस्ट के बिल्कुल सेंटर तक पहुंच चुका था, लेकिन गलती से मैं फॉरेस्ट टाइगर टेरिटरी में घुस गया। चारों तरफ सैकड़ों विशाल टाइगर्स मुझे घेर चुके थे। उसी समय एक गुफा के अंदर से भयानक दहाड़ गूंजी। अगले ही पल एक विशाल टाइगर बाहर निकला। उसके पूरे शरीर पर एमरल्ड ग्रीन लाइट चमक रही थी। उसे देखते ही मेरी आंखें चमक उठी। लगता है ये पूरे फॉरेस्ट का सबसे ताकतवर मॉन्स्टर है और सबसे जरूरी बात, ये बॉस मॉन्स्टर है। अगले ही सेकंड टाइगर किंग ने अपना पंजा लहराया। शूं, हवा को चीरती हुई दर्जनों विंड ब्लेड्स मेरी तरफ आ गई। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि आम इंसान उन्हें देख भी नहीं सकता था। सारी विंड ब्लेड्स मेरे लावा शील्ड से टकराईं और एक ही पल में शील्ड की ड्यूरेबिलिटी 1000 पॉइंट से ज्यादा गिर गई। लेकिन मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिरकार मुझे कोई थोड़ा ताकतवर ओपोनेंट मिला। मैं काफी देर से अपने नए स्पेल्स टेस्ट करना चाहता था और मेरे पास एक हाई टियर स्पेल को फ्री कास्ट करने का चांस भी था। ऐसा परफेक्ट टारगेट बार बार नहीं मिलता। मैं स्पेल कास्ट करने ही वाला था कि तभी मेरे शरीर के चारों तरफ सफेद रोशनी की कई किरणें चमक उठी। Congratulations, you have gained 5 levels consecutively. You have reached level 12. You received 50 free attribute points. लगातार लेवल अप की नोटिफिकेशंस मेरे सामने चमकने लगी। शायद फॉरेस्ट में घूम रहे मेरे मोल्टन फ्लेम डीमंस लगातार मॉन्स्टर्स मार रहे थे और उनका सारा एक्सपीरियंस सीधा मुझे मिल रहा था। कुछ ही सेकंड में मैं लेवल 12 तक पहुंच चुका था। उधर टाइगर किंग पूरी तरह हैरान रह गया। उसकी आंखों में साफ लिखा था, ये इंसान आखिर है क्या? अभी तो ये कमजोर था, अचानक इतने लेवल्स कैसे बढ़ गए? मैंने हल्की मुस्कान के साथ अपनी एक उंगली उसकी तरफ उठाई। अगले ही पल मेरे आसपास मौजूद
मौजूद फायर एलिमेंट्स पागलों की तरह इकट्ठा होने लगे। आसमान और जमीन के बीच मानो आग का तूफान उठ खड़ा हुआ। पूरी टाइगर पैक में अफरा तफरी मच गई। सभी टाइगर्स ने एक आने वाली तबाही को महसूस कर लिया था। कई अडल्ट टाइगर्स तो उसी वक्त जान बचाकर भागने लगे। वो पूरी ताकत से इस जगह से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका अंजाम पहले से तय था, क्योंकि मेरा 7th टियर स्पेल सेलेस्टियल फ्लेम ड्रैगन बहुत बड़े एरिया को कवर करता था। और सबसे खतरनाक बात, ये इंस्टेंट कास्ट था। कोई कास्टिंग टाइम नहीं, कोई वार्निंग नहीं। अटैक शुरू होते ही सब कुछ खत्म। आसमान में मौजूद वो विशाल फायर ड्रैगन गर्व से अपना सिर उठाता है। अगले ही पल उसने अपना मुंह खोला और भयानक सेलेस्टियल फ्लेम्स बरसानी शुरू कर दी। जहां जहां वो आग पहुंची, वहां की हर चीज तुरंत जलकर राख बन गई। पेड़, घास, चट्टाने, सब कुछ। सिर्फ 30 सेकंड बाद फायर ड्रैगन की विशाल आकृति धीरे धीरे आसमान में गायब हो गई। और जब सब कुछ शांत हुआ तो मेरे आसपास मौजूद पूरी टाइगर पैक पहले ही राख में बदल चुकी थी। यहाँ तक कि टाइगर किंग भी जिंदा नहीं बचा। उसकी जगह सिर्फ कुछ इक्विपमेंट और एक स्किल बुक जमीन पर पड़ी थी। मैं आगे बढ़ा और दोनों इक्विपमेंट उठाए, लेकिन एक नजर देखते ही समझ गया ये लो लेवल इक्विपमेंट थे। इनमें कोई खास वैल्यू नहीं थी, लेकिन मेरी असली दिलचस्पी उस स्किल बुक में थी। मैंने उसे उठाया और उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ी। बिगिनर स्किल बुक, विंड ब्लेड, मेज क्लास के लिए। मेरी आंखें चमक उठी। मैंने बिना देर किए स्किल बुक इस्तेमाल कर ली। कंग्रेचुलेशंस, यू हैव लर्नड अ न्यू स्किल, विंड ब्लेड। ये स्किल हवा की तेज धार बनाकर दूर से दुश्मनों पर हमला करती है। विंड टाइप मेज स्किल्स की ये सबसे बेसिक स्किल मानी जाती है। फायरबॉल और विंड ब्लेड में सबसे बड़ा फर्क यही था। फायरबॉल दिखाई देती थी, लेकिन विंड ब्लेड लगभग इनविजिबल होती थी और उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती थी, इसलिए उसे डॉज करना बेहद मुश्किल था। हालांकि उसका डैमेज फायरबॉल से कम था, लगभग आधा। मैं कुछ देर सोचने लगा, अगर 7th टियर सेलेस्टियल फ्लेम ड्रैगन इतनी भयानक तबाही मचा सकता है, तो 8th टियर स्पेल्स या 9th टियर फॉरबिडन स्पेल्स कितने डरावने होंगे। सिर्फ ये सोचकर ही मेरा खून गर्म होने लगा। और तभी मुझे एहसास हुआ, पता ही नहीं चला कब मेरा लेवल 30 तक पहुंच गया। लेवल 30, इस लेवल पर करियर एडवांसमेंट क्वेस्ट अनलॉक हो जाती है। मुझे जीन सिटी के करियर ट्रांजिशन सेंटर जाना होगा और सेकंड जॉब एडवांसमेंट पूरी करनी होगी, क्योंकि एडवांसमेंट के बिना अब आगे लेवल अप करना नामुमकिन था। इसलिए यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था। मैं टेलीपोर्ट स्क्रोल निकालने ही वाला था कि तभी दूर एक अजीब सी ग्रीन लाइट चमकी। उस रोशनी ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मैंने हाथ उठाया और अभी अभी फायर एलिमेंट प्लेन में वापस भेजा गया मोल्टन फ्लेम डीमन फिर से समन कर लिया। मैंने उस ग्रीन लाइट की तरफ इशारा किया। मोल्टन फ्लेम डीमन तुरंत आज्ञाकारी बॉडीगार्ड की तरह आगे बढ़ गया। मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद मैं उस जगह पहुंच गया जहां से ग्रीन लाइट आ रही थी। तब मुझे एहसास हुआ ये वही केव थी जहां से टाइगर किंग बाहर निकला था। मैं धीरे धीरे केव के अंदर गया और अंदर का नजारा देखकर मेरी आंखें फैल गईं। पूरी केव की दीवारों पर अनगिनत एमरल्ड ग्रीन क्रिस्टल्स उगे हुए थे। हर क्रिस्टल के अंदर बेहद प्योर विंड एलिमेंट एनर्जी भरी हुई थी। मैं खुशी से मुस्कुरा उठा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्किल बुक के अलावा यहाँ एक और ट्रेजर भी मिलेगा। अगर मैं इन क्रिस्टल्स को मार्केट में बेचूं तो अच्छी खासी रकम मिल सकती है। मैंने मोल्टन फ्लेम डीमन को आदेश दिया और क्रिस्टल माइनिंग शुरू कर दी। कुछ ही देर में एक विशाल एमरल्ड क्रिस्टल ब्लॉक चट्टानों समेत बाहर निकाल लिया गया। मैंने उसे सीधे अपने पर्सनल स्टोरेज स्पेस में रख दिया। काम खत्म होने के बाद मैंने टेलीपोर्ट स्क्रॉल निकालकर तोड़ दी। एक तेज रोशनी चमकी और अगले ही पल मैं जीन सिटी के टेलीपोर्टेशन हॉल में खड़ा था। घर लौटते ही मैंने अपना स्टेटस पैनल खोला और उसे देखते ही मेरी आंखें चमक उठी, क्योंकि मेरे स्किल पॉइंट्स फिर से पागनों की तरह बढ़ चुके थे। अब मेरे पास लगभग 4,50,000 स्किल पॉइंट्स मौजूद थे और ये संख्या हर सेकंड बढ़ती जा रही थी। मुझे याद आया, आज मैंने एक नई विंड टाइप स्किल हासिल की थी। अगर मैं सिर्फ एक दिन इंतजार करूं तो उसे भी सीधे रैंक 7 तक पहुंचा सकता हूं। अगली सुबह मैं मार्केट पहुंचा और वहां उन एमरल्ड क्रिस्टल्स को बेच दिया। आखिरकार मुझे 1,20,000 समर कॉइन्स मिल गए। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन सामने उभरी। डिटेक्शन कंप्लीट। आपके पास मौजूद करेंसी पहली बार 1 लाख से ज्यादा हो चुकी है। SSS रैंक डिवाइन थॉर्न टैलेंट की नई फंक्शन अनलॉक हो गई है। मैं एक पल के लिए रुक गया। नई फंक्शन? मैंने तुरंत टैलेंट इंटरफेस खोल दिया। न्यू फंक्शन अनलॉक्ड। अब आप करेंसी खर्च करके 24 आवर्स AFK स्किल पॉइंट रिवॉर्ड खरीद सकते हैं। हर परचेज के बाद अगली परचेज की कॉस्ट बढ़ जाएगी। करंट कॉस्ट 10,000 समर कॉइन्स। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरता रहा, फिर मेरी आंखें फैल गईं। ये तो सीधा पे टू विन फीचर था। मैं पैसे खर्च करके सीधे स्किल पॉइंट्स खरीद सकता था। मैंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया, तुरंत परचेज बटन दबा दिया। परचेज सक्सेसफुल। 24 आवर्स AFK रिवॉर्ड रिसीव्ड। 86,400 स्किल पॉइंट्स ऑब्टेन्ड। उसी
समय मेरी जेब में रखा मोबाइल फोन वाइब्रेट हुआ। बैंक मैसेज आया था, 10,000 समर कॉइन्स कट चुके थे। मैं मुस्कुराया और फिर दोबारा परचेज कर दिया। फिर एक बार और, फिर एक बार और। मैं लगातार क्लिक करता रहा जब तक कि एक नई नोटिफिकेशन सामने नहीं आ गई, इनसफिशिएंट बैलेंस। तभी जाकर मैं रुका। मैंने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री खोली और आखिरी परचेज देखकर मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि आखिरी AFK रिवॉर्ड की कॉस्ट 40,000 समर कॉइन से भी ज्यादा पहुंच चुकी थी। मेरे चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। गरीबी फिर से वापस आ चुकी थी। जो पैसे अभी अभी आए थे वो सब खत्म हो चुके थे। मैंने गहरी सांस ली, फिर अपना स्टेटस पैनल खोला और अगले ही पल मेरे चेहरे पर मुस्कान लौट आई। करंट स्किल पॉइंट्स 4,25,821। इतने सारे स्किल पॉइंट्स देखकर सारा दुख गायब हो गया। मैंने तुरंत हिसाब लगाया। सेलेस्टियल फ्लेम ड्रैगन को रैंक 7 से रैंक 8 तक ले जाने के लिए 5 लाख स्किल पॉइंट्स चाहिए थे और फिलहाल मेरे पास उतने पॉइंट्स नहीं थे। इसलिए मैंने अपना ध्यान विंड टाइप स्किल्स की तरफ मोड़ दिया और विंड ब्लेड पर स्किल पॉइंट्स डालना शुरू कर दिया। डिंग 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 नोटिफिकेशंस लगातार आती रहीं। कुछ ही देर बाद मेरी विंड टाइप स्किल भी रैंक 7 तक पहुंच गई। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज कुछ और था। रैंक 5 और रैंक 6 अपग्रेड के बाद मुझे 2 नई स्किल्स मिली थी। पहली स्किल थी स्विफ्ट विंड विंग्स, रैंक 5 स्किल। इस स्किल को एक्टिवेट करते ही विंड एलिमेंट्स पूरे शरीर को कवर कर लेते थे और मूवमेंट स्पीड कई गुना बढ़ जाती थी। इस स्किल का एक और इफेक्ट था कि ये दूसरों को तुम्हारी असली पहचान देखने से रोक सकती थी, लेकिन इसकी कीमत भी कम नहीं थी। इसे एक्टिवेट रखने के लिए हर सेकंड 500 माना पॉइंट्स खर्च होते थे। कास्टिंग टाइम सिर्फ 1.5 सेकंड था, जबकि कूल डाउन 5 मिनट का था। इसके अलावा विंड एलिमेंट मेरे चारों तरफ एक विंड बैरियर भी बना देता था, जिसकी मदद से मैं हाई स्पीड फ्लाइट कर सकता था। और इतना ही नहीं, मेरे आसपास मौजूद विंड शील्ड 3 रेंज्ड अटैक्स को भी ब्लॉक कर सकता था। ये देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। क्या ये सच में फ्लाइंग स्किल है? आखिर आसमान में उड़ना किसे पसंद नहीं होगा? लेकिन इस स्किल का दूसरा इफेक्ट देखकर मुझे कुछ और याद आ गया। रेंज्ड अटैक्स को ब्लॉक करना। क्या ये बिल्कुल सोराका के विंड वॉल जैसा नहीं था? फिर मेरी नजर 6th टियर स्किल पर गई, वर्ल विंड फ्लैश। और इस स्किल को देखकर मुझे और भी ज्यादा अजीब महसूस हुआ। स्किल डिस्क्रिप्शन के अनुसार इसका इफेक्ट था किसी एक दिशा में अचानक डैश करना और फिर बेहद तेज स्पीड से स्प्रिंट अटैक करना। जब मैंने ये स्किल दोबारा पढ़ी तो मुझे तुरंत समझ आ गया। ये उन स्किल्स में से थी जो देखने में बेहद कूल और स्टाइलिश लगती हैं, लेकिन समस्या ये थी कि मैं एक मेज था। तो फिर ऐसी स्किल मेरे स्किल सेट में आई ही क्यों? क्या अब मुझे इस स्किल को इस्तेमाल करने के लिए मीली वेपन उठाना पड़ेगा? हालांकि स्टाफ को भी मीली वेपन माना जाता है, लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि स्टाफ लेकर दुश्मनों के बीच घुस जाओ तो सामने वाला मुझे 100 बार पीट देगा। ये सब वाकई बहुत अजीब था। खैर, मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सीधे एक्सचेंज बिल्डिंग की मार्केट पहुंच गया। वहां मैंने पहले मिले ब्लैक आयन इक्विपमेंट बेचने शुरू किए। 1 दर्जन से ज्यादा ब्लैक आयन इक्विपमेंट बेचने के बाद मेरे कार्ड में 20,000 से ज्यादा एक्सिया करेंसी आ गई। उसके बाद मैंने शॉप स्क्रीन खोल ली। अब मुझे एक जनरल स्किल बुक खरीदनी थी। मेरी नजर एक स्किल बुक पर जाकर रुकी, बेसिक आइडेंटिफिकेशन बुक। प्राइस देखकर मैं थोड़ा चौंक गया। एक बुक की कीमत थी 18,992 एक्सिया करेंसी। मैंने पूरी लिस्ट चेक की, लेकिन मुझे पता चला कि जनरल स्किल बुक में केवल यही एक स्किल उपलब्ध थी। सबसे हैरानी की बात कि इतनी साधारण आइडेंटिफिकेशन स्किल बुक की कीमत भी लगभग 20,000 थी। ये वाकई बहुत महंगी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो, इसे खरीदना जरूरी है। कम से कम भविष्य में कोई ट्रेजर मिल जाए तो उसे पहचानने से नहीं चूकूंगा। और वैसे भी मेरे पास अभी लाखों स्किल पॉइंट्स पड़े हुए थे। मैं इस स्किल को तुरंत मैक्स लेवल तक अपग्रेड कर सकता था। ये सोचकर मैंने दांत भींचे और आखिरकार बेसिक आइडेंटिफिकेशन बुक खरीद ली। अगले ही पल सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आई। बेसिक आइडेंटिफिकेशन बुक सक्सेसफुली लर्न्ड। आपने नई स्किल प्राप्त की है, आर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद मैंने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया, सीधे अपने जमा किए हुए सैकड़ों हजारों स्किल पॉइंट्स खर्च कर दिए। और तभी मेरे सामने एक ऐसी नोटिफिकेशन आई जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। बधाई हो, आप पूरी ब्लू स्टार पर पहले ऐसे प्रोफेशनल बन गए हैं जिसने पहचान की कला को सर्वोच्च स्तर तक पहुंचा दिया है। आपको एक यूनिक रिवॉर्ड प्राप्त हुआ है। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरता रह गया। क्या मजाक है, ऐसा भी कोई इनाम होता है? लेकिन जल्द ही मुझे समझ आ गया कि आज तक किसी ने ये काम क्यों नहीं किया। कारण बहुत सरल था, इसमें कोई फायदा दिखाई नहीं देता था। आखिर कौन इतना कीमती स्किल पॉइंट किसी कॉम्बैट स्किल पर लगाने के बजाय एक साधारण पहचान स्किल पर खर्च करेगा? यही वजह थी कि मैं पहला इंसान बन गया था। ये सोचकर मैंने तुरंत इंटरनेट खोला और अपनी नई स्किल को चेक किया। अगले ही पल मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। पूर्ण पहचान। जब आप किसी लक्ष्य को लगातार 3 सेकंड तक देखते हैं तो लक्ष्य और आपके बीच के लेवल अंतर को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। लक्ष्य पर मौजूद हर प्रकार की छुपाव और भ्रम वाली क्षमता निष्क्रिय हो जाएगी और आपको उस लक्ष्य की पूरी जानकारी प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, अगर लक्ष्य कोई ऐसी वस्तु या उपकरण है जिसकी पहचान पहले नहीं हुई तो सफल पहचान के बाद 10% संभावना होगी कि उसकी गुणवत्ता एक स्तर बढ़
पड़ जाए। मैं पूरी तरह चौंक गया। इस स्किल की ताकत मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। मैंने तुरंत अपना ध्यान पास से गुजर रहे एक प्रोफेशनल पर केंद्रित किया। 3 सेकंड बाद उस इंसान की सारी जानकारी मेरे सामने खुल गई। उसकी स्थिति, उसकी ताकत, उसकी कमजोरियां, यहाँ तक कि उसके छिपे हुए प्रभाव भी, सब कुछ मेरे सामने साफ दिखाई दे रहा था। मैंने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। फिर सीधे क्लास ट्रांसफर मिशन लेने निकल पड़ा। जैसे ही मैं ट्रांसफर सेंटर में दाखिल हुआ, एक चश्मा पहने लड़की मुस्कुराते हुए मेरे पास आई। नमस्ते प्रोफेशनल, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने सीधे कहा, मैं 2nd लेवल क्लास ट्रांसफर मिशन लेना चाहता हूँ। लड़की के चेहरे पर मुस्कान बनी रही। कृपया अपना प्रोफेशनल आईडी कार्ड दिखाइए। मैं थोड़ा असहज हो गया। अभी क्लास बदली है, ऑफिशियल आईडी अभी नहीं बना। क्या स्टूडेंट कार्ड चलेगा? मेरी बात सुनकर लड़की थोड़ी हैरान रह गई। 1 मिनट, आप कहना चाहते हैं कि आपने सिर्फ 1 हफ्ते पहले क्लास ट्रांसफर किया था? मैंने सिर हिला दिया। अब लड़की सचमुच चौंक गई, क्योंकि उसने आज तक किसी को सिर्फ 1 हफ्ते में दूसरे ट्रांसफर की शर्तें पूरी करते नहीं देखा था। कुछ देर बाद उसने सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी और मुझे एक अलग कमरे में ले गई। कमरे के बीचों बीच एक नीला ऊर्जा पत्थर हवा में तैर रहा था। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। उसी पल सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आ गया। मिशन की जानकारी देखकर मैं कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। S रैंक कठिनाई, लेकिन लक्ष्य सिर्फ लेवल 60 का बॉस था। मैंने दोबारा पढ़ा, फिर हंस पड़ा। बस इतना ही? ये लेवल तो मेरे द्वारा बुलाए गए फ्यूजन फ्लेम डीमन से भी कम था। अगर मैं अपना सेलेस्टियल ड्रैगन लिजर्ड बुला दूं तो शायद एक झटके में खत्म कर दे। इतना ही नहीं, मिशन में 3 लोगों की टीम बनाने की अनुमति भी थी। ये तो जरूरत से ज्यादा आसान था। मैंने मन ही मन सोचा, क्या ये लोग सच में मुझे रुलाना चाहते हैं? मिशन स्वीकार करने के बाद मैं सीधे टेलीपोर्टेशन हॉल की तरफ बढ़ गया। जैसे ही जादुई रून चमके, मेरे सामने की दुनिया बदल गई। अगले ही पल मैं कुंगलांशी शहर के टेलीपोर्टेशन हॉल में खड़ा था। चश्मे वाली लड़की पहले ही मुझे बता चुकी थी कि साइलेंट टेरिटरी कहाँ है। कुंगलांशी के दक्षिणी रीफ पर। मैंने बिना देर किए एक 5वें स्तर का वायु जादू सक्रिय किया, रैपिड विंड विंग्स। सामान्य लोगों के लिए इस जादू को करने में समय लगता था, लेकिन मेरे पास दिव्य कृपा का आशीर्वाद था। मेरे लिए सभी 5वें स्तर के जादू तुरंत सक्रिय हो जाते थे। अगले ही पल मेरी पीठ पर हवा से बनी विशाल पंखों की जोड़ी उभर आई और मेरा शरीर हरे प्रकाश की एक रेखा बन गया। मैं सीधा साइलेंट टेरिटरी की ओर उड़ चला। इस उजाड़ और सुनसान इलाके में अनगिनत प्रोफेशनल एक ही दिशा में बढ़ रहे थे, क्योंकि वहीं पर नेक्रोमेंसर नाइट का रिस्पॉन पॉइंट था। लेकिन जैसे ही लोग करीब पहुंचे, उन्हें कुछ गिल्ड्स ने रोक लिया। एक आदमी ऊंची आवाज में बोला, थंडर गिल्ड ने ये इलाका रिजर्व कर लिया है। जो लोग हमारी गिल्ड के नहीं हैं, कृपया पीछे हट जाएं। असल में कई बड़ी गिल्ड्स मिलकर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स को अंदर जाने से रोक रही थी। भीड़ में से किसी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, क्या वर्ल्ड बॉस तुम्हारे बाप की जागीर है? हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? ये सुनते ही रास्ता रोककर खड़े लोगों के चेहरे सख्त हो गए। उनमें से ठंडे स्वर में बोला, बिल्कुल, आज ये बॉस हमारी थंडर गिल्ड का है। अगर दम है तो जबरदस्ती अंदर घुसकर दिखाओ। उनका रवैया बेहद घमंडी था, लेकिन उनकी ताकत के सामने ज्यादातर लोग बेबस थे। हर किसी के दिल में गुस्सा था, मगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। उसी समय नेक्रोमेंसर नाइट के रिस्पॉन होने का समय आ गया। दोनों बड़ी गिल्ड्स के चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उनका प्लान साफ था। वे पूरा एक्सपीरियंस और सारे रेयर ड्रॉप्स खुद अकेले हड़प लेना चाहते थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना टेक्स नहीं की थी। पूरे साइलेंट टेरिटरी में काले रंग की महामारी जैसी धुंध फैलने लगी। उस धुंध से भयानक मौत की ऊर्जा निकल रही थी। अचानक गिल्ड चैनल में एक के बाद एक इमरजेंसी मैसेज आने लगे। स्थिति बहुत खराब है, जल्दी आओ, गिल्ड मास्टर मदद मांग रहे हैं, हमारा सफाया हो रहा है। ये देखकर सभी लोगों के चेहरे बदल गए और वे तुरंत घटना स्थल की तरफ भागे। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। जमीन पर काला जहरीला पानी बह रहा था। हथियार टूट चुके थे। चेहरों पर मौत से पहले की पीड़ा जमी हुई थी। कुछ लोगों की आंखें अब भी खुली हुई थी, मानो वे मरते वक्त भी यकीन न कर पाए हों कि उनके साथ क्या हुआ। सबसे डरावनी बात ये थी कि लाशों के ढेर में उनका अपना गिल्ड मास्टर भी पड़ा था। भीड़ पूरी तरह सन्न रह गई। ये कैसे संभव है? ये तो सिर्फ लेवल 60 वर्ल्ड बॉस था। हम इसे दर्जनों बार मार चुके हैं, लेकिन किसी को सोचने का मौका नहीं मिला। उस ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट में बॉस का लेवल और उसकी स्किल्स कई गुना ज्यादा खतरनाक हो जाती थी। और इस समय नेक्रोमेंसर नाइट रिवडॉल उसी अवस्था में था। लोग अभी भागने के बारे में सोच ही रहे थे कि रिवडॉल ने अपने युद्ध घोड़े की लगाम खींची। अगले ही पल भयानक नेक्रोमेंसी मैजिक पूरे मैदान में फैल गया। धरती अचानक कांपने लगी और हजारों लोगों के पैरों के नीचे की जमीन काले पानी से भर गई। वो पानी अंतहीन था। उससे सड़ांध और मौत की बदबू निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो नरक का दरवाजा खुल गया हो। और सबसे डरावनी बात, उस काले पानी के अंदर अनगिनत भूतिया हाथ दिखाई दे रहे थे। वे अचानक बाहर निकले और भाग रहे प्रोफेशनल्स के पैरों को पकड़ने लगे। कई लोग तुरंत जमीन पर गिर पड़े, लेकिन असली भयावहता अभी बाकी थी। जैसे जैसे काला पानी फैलता गया, वैसे वैसे एक और डरावना दृश्य सामने आने लगा। जमीन पर बिखरी हुई लाशें अचानक हिलने लगी। उनके शरीर में काली नेक्रोमेंटिक ऊर्जा भर गई। फिर एक एक करके वे सभी दोबारा खड़े हो गए। किसी ने अपनी टूटी तलवार उठा ली, किसी ने अधूरा जादू फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन अब वे इंसान नहीं रहे थे। वे नेक्रोमेंसर नाइट
नाइट की सेना बन चुके थे। कुछ मिनट पहले तक जो लोग उसके खिलाफ लड़ रहे थे, अब वही उसके लिए लड़ने वाले सैनिक बन गए थे। ये देखकर भीड़ पूरी तरह निराश हो गई। लेकिन तभी आसमान से एक गगनभेदी गर्जना सुनाई दी। ड्रैगन की गर्जना इतनी स्पष्ट, इतनी शक्तिशाली कि पूरे इलाके की हवा कांप उठी। अगले ही पल एक चमकदार नारंगी रोशनी ने पूरे काले कोहरे को चीर दिया। सबने सिर उठाकर देखा और उनकी सांसें थम गई। आकाश में एक विशाल अग्नि ड्रैगन दिखाई दिया और अगले ही पल उसने अपना ड्रैगन ब्रीथ छोड़ दिया। आग का विशाल सैलाब झरने की तरह नीचे बरसा। नेक्रोमेंसर नाइट ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी भूतिया आंखों में आसमान में उड़ते उस विशाल ड्रैगन का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। जो काला पानी सभी खिलाड़ियों के पैरों को जकड़े हुए था, वो ड्रैगन की आग से तुरंत जलने लीड सा। कुछ ही सेकंड में वो काला पानी धुएं में बदल गया और हवा में गायब हो गया। उधर आसमान में उड़ते हुए मैंने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ मैं समय पर पहुंच गया। नेक्रोमेंसर नाइट को देखते ही मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और सीधे इंस्टेंट सेलेस्टियल ड्रैगन ब्रीथ छोड़ दिया। लेकिन हमला खत्म होने के बाद मेरी आंखें हल्की सिकुड़ गईं। मरा नहीं, इतना भी डैमेज नहीं हुआ। मैं सचमुच हैरान रह गया। मेरे हिसाब से भले ही एक ड्रैगन ब्रीथ उसे मार ना पाता, लेकिन उसकी कम से कम आधी हेल्थ तो गायब हो जानी चाहिए थी। मगर हकीकत कुछ और ही थी। उसकी हेल्थ मुश्किल से थोड़ी सी घटी थी। ऐसा लग रहा था मानो उस बॉस के पास कोई बड़ा रहस्य छिपा हो। मैंने तुरंत उस पर ऑल सीइंग आई का इस्तेमाल किया। अगले ही पल उसकी सारी जानकारी मेरे सामने दिखाई देने लगी। नेक्रोमेंसर नाइट रिवेनल, लेवल 200, म्यूटेटेड फॉर्म, HP 100 मिलियन, MP 1 लाख, कमजोरी ध्वनि आधारित हमला और होली लाइट। ये देखकर मैं कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। लेवल 200? ये तो लेवल 60 बॉस था। अचानक इतना बढ़ कैसे गया? क्या ये किसी तरह का एडवांस्ड म्यूटेशन था? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये था कि मेरे ड्रैगन ब्रीथ ने सिर्फ 30,000 डैमेज ही क्यों किया? मैं समझ नहीं पा रहा था। सौभाग्य से मेरे पास ऑल सीइंग आई थी। मैंने तुरंत उसकी स्किल्स चेक की और कुछ ही सेकंड में मुझे असली कारण मिल गया। समस्या उसकी पैसिव स्किल में थी, अमर शरीर। ये एक बेहद खतरनाक पैसिव स्किल थी। इसका प्रभाव था होली लाइट को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के डैमेज को 50% कम करना। इतना ही नहीं, एक बार में मिलने वाला अधिकतम डैमेज 9,999 पॉइंट से ज्यादा नहीं हो सकता था और ऊपर से वो हर सेकंड 5,000 HP रिकवर भी करता था। मैं अनायास हंस पड़ा। ये स्किल तो सच में पागलपन है। अब समझ आया कि मेरा ड्रैगन ब्रीथ इतना कम असर क्यों कर पाया। लेकिन सौभाग्य से कल ही मैंने अपने विंड स्पेल्स को अपग्रेड किया था, वरना आज इस राक्षस से निपटना लगभग नामुमकिन होता। ऐसे दुश्मनों के सामने जो एक ही वार में मिलने वाले भारी डैमेज को झेल सकते हो, विंड टाइप मल्टी हिट अटैक सबसे खतरनाक हथियार बन जाते हैं। ये सोचते ही मैंने तुरंत अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। रैंक 7 विंड मैजिक, थंडरिंग 1000 ऑर्किड स्टॉर्म। हालांकि मेरे पास अभी भी 2 इंस्टेंट कास्ट के मौके बचे हुए थे, लेकिन इस बार मैं एक बात टेस्ट करना चाहता था। अगर मैं पूरा रैंक 7 स्पेल खुद कास्ट करूं तो उसे पूरा होने में कितना समय लगेगा? उसी समय आसमान में भयानक दृश्य दिखाई देने लगे। काले बादल घूमने लगे, हवा चीखने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई प्रलय आने वाली हो। और ये देखकर नेक्रोमेंसर नाइट पूरी तरह भड़क गया। उसने अचानक अपनी विशाल काली तलवार उठाई और सीधे आसमान की तरफ तान दी। फिर उसके गले से एक भयानक दहाड़ निकली। अगले ही पल स्याही जैसे काले पानी की सुनामी चारों तरफ फैल गई। हजारों नहीं, लाखों मृत जीव उसकी पुकार पर दोबारा धरती पर लौट आए। पूरा मैदान अनडेड सेना से भर गया। फिर नेक्रोमेंसर नाइट ने अपनी विशाल तलवार नीचे घुमा दी। एक भयानक नेक्रोमेंटिक स्वॉर्ड एनर्जी आसमान को चीरती हुई मेरी तरफ बढ़ी। नेक्रोमेंसर स्लैश, उसकी सिग्नेचर स्किल। उस वार की ताकत इतनी भयावह थी कि हवा तक फटने लगी। चारों तरफ भारी गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं घबराया, क्योंकि उसी समय मेरा मंत्र पूरा हो चुका था। इटर्नल डिवाइन ग्रेस की वजह से जिस रैंक 7 स्पेल को सामान्य लोग काफी देर में पूरा करते, मैंने उसे 10 सेकंड से भी कम समय में पूरा कर लिया। अगले ही पल आसमान से विनाशकारी तूफान उतरा। नेक्रोमेंसर स्लैश उस तूफान के अंदर घुसते ही गायब हो गया, मानो उसे निगल लिया गया हो। लेकिन मैंने यही नहीं रोका। मैंने उंगली उठाकर पहले से मौजूद तूफान पर एक और स्पेल डाल दिया। तुरंत हवा की ताकत दुगने से भी ज्यादा बढ़ गई। पूरा आसमान बवंडरों से भर गया। नीचे खड़े खिलाड़ी ये देखकर स्तब्ध रह गए। ये क्या है? इसने पलक झपकते ही 3 बड़े स्पेल्स कास्ट कर दिए। आखिर ये आदमी कितना ताकतवर है? हर किसी की आंखों में अविश्वास था। उधर मैंने अपनी बची हुई सारी इंस्टेंट कास्टिंग मौके भी इस्तेमाल कर दिए, क्योंकि मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। आखिर सामने लेवल 200 का म्यूटेटेड वर्ल्ड बॉस खड़ा था। अगर एक रैंक 7 स्पेल काफी नहीं हुआ तो लगातार 3 रैंक 7 स्पेल्स जरूर काफी होंगे। मैंने मन ही मन कहा, अब तो मर ही जाएगा। अगर इसके बाद भी नहीं मरा तो मुझे भागना पड़ेगा। लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आ गई और साबित हो गया कि मैं बेवजह चिंता कर रहा था। नेक्रोमेंसर नाइट के सिर के ऊपर डैमेज नंबरों की बारिश शुरू हो गई। 1000, 2000, 1500, 2500, 3000। एक एक हिट का डैमेज बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन असली डरावनी चीज उसकी फ्रीक्वेंसी थी। हर सेकंड सैकड़ों हिट्स लग रही थी। पहली वेव खत्म होते होते नेक्रोमेंसर नाइट की हेल्थ सिर्फ 1/3 बची थी और उसके बाद आई दूसरी और तीसरी वेव ने उसे रिकवर होने का मौका तक नहीं दिया। कुछ ही सेकंड में उसकी पूरी हेल्थ
बार खाली हो गई और विशालकाय शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठा, बधाई हो, आपने वर्ल्ड बॉस नेक्रोमेंसर नाइट रिवेनल को मार दिया है। आपको 22 लाख एक्सपीरियंस प्राप्त हुए हैं। उच्च स्तर के दुश्मन को मारने का बोनस, 15 लाख अतिरिक्त एक्सपीरियंस प्राप्त। आपको 2000 स्किल पॉइंट्स प्राप्त हुए, 20 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स प्राप्त हुए। विशेष क्वेस्ट आइटम किंग्स हार्ट प्राप्त। आपकी क्लास ट्रांसफर क्वेस्ट पूरी हो चुकी है। कृपया क्लास ट्रांसफर सेंटर लौटें। मैं धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरा। जहां अभी कुछ देर पहले नेक्रोमेंसर नाइट और उसका युद्ध घोड़ा खड़े थे, वहां अब खजानों का ढेर लगा हुआ था। कई गोल्ड इक्विपमेंट्स और उनमें से एक प्लैटिनम रोशनी से चमक रहा था। इतना ही नहीं, जमीन पर 2 स्किल बुक्स भी पड़ी थी। मैंने बिना देर किए सारी लूट समेट ली, फिर रैपिड विंड विंग्स दोबारा सक्रिय किए और पल भर में वहां से गायब हो गया। कुछ देर बाद मैं वापस क्लास ट्रांसफर सेंटर पहुंच चुका था। मैंने काउंटर पर पहुंचकर कहा, मैं क्वेस्ट जमा करने आया हूँ। चश्मा पहने लड़की एकदम स्तब्ध रह गई। क्या हम सिर्फ 1.5 घंटे पहले मिले थे, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वो मुझे ट्रांसफर रूम तक ले गई। कमरे के बीचों बीच एक विशाल स्पिरिट क्रिस्टल रखा था। मैं उसके सामने पहुंचा और दोनों हाथ उस पर रख दिए। अगले ही पल सिस्टम की आवाज गूंज उठी, बधाई हो, आपका क्लास ट्रांसफर सफल हुआ। आप अल्टीमेट मैच बन चुके हैं। नई स्किल प्राप्त, आइस स्वॉर्ड, माना शील्ड। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा, फिर अनायास बुदबुदाया, कमाल है। फिर वही ब्लैक फेस। पूरी ब्लू प्लेनेट पर मैच क्लास की सबसे लोकप्रिय स्पेशलाइजेशन फायर और वेपन मैजिक मानी जाती थी, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि मेरे हाथों में कोई भी स्किल बेकार नहीं रह सकती थी। मेरे लिए हर स्किल एक खजाना थी। क्लास ट्रांसफर पूरा होने के बाद मैंने अपना स्टेटस पैनल खोला और लेवल अप से मिले सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स स्पिरिट स्टैट में डाल दिए, क्योंकि रैंक 7 मैजिक माना की बहुत बड़ी खपत करता था और आगे चलकर रैंक 8 मैजिक, यहाँ तक कि फॉरबिडन स्पेल्स भी आने वाले थे। मैं कभी नहीं चाहता था कि लड़ाई के बीच मेरा माना खत्म हो जाए, इसीलिए मैंने अपने सारे नए एट्रीब्यूट पॉइंट्स स्पिरिट एट्रीब्यूट में डाल दिए। उसके बाद मेरा लेवल फिर से तेजी से बढ़ने लगा। नेक्रोमेंसर नाइट को मारने से मिली भारी एक्सपीरियंस और लेवल लिमिट हटने के बाद मरे हुए सैनिकों को खत्म करने से मिली एक्सपीरियंस दोनों मेरे खाते में जुड़ चुकी थी। एक भी एक्सपीरियंस पॉइंट बर्बाद नहीं हुआ। जब मैंने अपना स्टेटस पैनल खोला तो खुद भी थोड़ा हैरान रह गया। मेरा कुल माना अब लगभग 40,000 तक पहुंच चुका था। इतना माना कि बिना किसी फ्री कास्टिंग स्किल के भी मैं लगातार 3 या 4 रैंक 7 स्पेल इस्तेमाल कर सकता था। ये सोचकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आने वाली नेशनल प्रोफेशनल परीक्षा के लिए अब मेरा आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। मैं भी देखना चाहता था कि आखिर कौन सी बड़ी अकादमी मुझे अपने यहाँ भर्ती करने की हिम्मत रखती है। कुछ देर बाद मैं वापस अपने कमरे में लौट आया। जैसे ही दरवाजा बंद किया, मैंने अपने पर्सनल स्पेस में रखी सारी चीजें बाहर निकालनी शुरू कर दी। सबसे पहले करीब 1 दर्जन इक्विपमेंट मेरे सामने दिखाई दिए। उनमें से 8 या 9 सिल्वर ग्रेड के थे, 3 गोल्ड ग्रेड के और सबसे खास एक प्लेटिनम ग्रेड का हथियार, वही काली विशाल तलवार जो नेक्रोमेंसर नाइट इस्तेमाल कर रहा था। ये एक वॉरियर और नाइट क्लास का एक्सक्लूसिव हथियार था। साधारण लोग इसे इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे। सबसे खास बात, इसमें पेस्टिलेंस करप्शन नाम का विशेष प्रभाव मौजूद था और खास इफेक्ट वाले हथियार हमेशा बेहद महंगे बिकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसे बेच नहीं सकता था क्योंकि सरकार हर प्रोफेशनल के इक्विपमेंट की कड़ी निगरानी करती थी। हालांकि अधिकारियों ने एक आधिकारिक रिकवरी चैनल भी खोल रखा था जहां अच्छे इक्विपमेंट ऊंची कीमत पर खरीदे जाते थे, लेकिन अभी मेरी ताकत इतनी नहीं थी कि मैं इन चीजों का स्रोत आसानी से समझा सकूं। इसलिए मैंने फैसला किया कि फिलहाल इन्हें अपने पर्सनल स्पेस में ही रखूंगा और तब बेचूंगा जब मेरी ताकत काफी बढ़ जाएगी। इसके बाद मैंने 2 स्किल बुक्स निकाली। असल खजाना तो यही थी। पहली स्किल बुक का नाम था एक्सप्लोसिव हैमर। ये एक आक्रमण और रक्षा दोनों प्रकार की स्किल थी और इसकी कीमत भी कम नहीं होने वाली थी। लेकिन जब मैंने दूसरी स्किल बुक देखी तो मेरी सांसें तक तेज हो गईं। स्केलेटन सोल्जर समन, एक असली नेक्रोमेंसी स्किल, और नेक्रोमेंसी पूरे मैच क्लास सिस्टम की सबसे दुर्लभ शाखाओं में से एक थी। मैंने बिना समय गवाए उसे सीखने का विकल्प चुन लिया, लेकिन अगले ही पल मेरे सामने एक ठंडा सिस्टम मैसेज उभर आया, सीखना असफल। आपकी वर्तमान प्रोफेशन इस स्किल सिस्टम से मेल नहीं खाती। सीखने के लिए अतिरिक्त सामग्री मैजिकल एसेंस ब्रेक थ्रू की आवश्यकता है। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरता रह गया। मैजिकल एसेंस ब्रेक थ्रू, ये आखिर क्या चीज है? मैंने काफी देर तक सोचा, लेकिन मुझे इससे जुड़ी कोई जानकारी याद नहीं आई। हालांकि मैं ज्यादा परेशान नहीं हुआ, क्योंकि अगर अभी ये स्किल सीख भी लेता तो उसे ऊंचे स्तर तक अपग्रेड करने के लिए मेरे पास पर्याप्त स्किल पॉइंट्स नहीं थे। कुछ समय बाद मैं जियानशेंग प्रेजर पवेलियन पहुंचा। वहां मैंने अपने अतिरिक्त इक्विपमेंट बेच दिए और बदले में 5 लाख से ज्यादा क्रेडिट हासिल कर लिए। उसी दौरान दुकान के मालिक से मुझे एक महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली। मैजिकल एसेंस ब्रेक थ्रू हासिल करने के केवल 2 तरीके थे। पहला, प्रोफेशनल अलायंस या किसी बड़ी आधिकारिक गिल्ड में शामिल होना, फिर मेरिट पॉइंट्स या गिल्ड कंट्रीब्यूशन के बदले उसे प्राप्त करना, और दूसरा तरीका, किसी प्रसिद्ध प्रोफेशनल अकेडमी में प्रवेश पाना या नेशनल एंट्रेंस एग्जाम में शानदार प्रदर्शन
प्रदर्शन करना, क्योंकि उन इनामों में भी मैजिकल एसेंस ब्रेक थ्रू शामिल हो सकता था। ये सुनते ही मेरी आंखों में चमक आ गई। लगता है नेशनल एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करना अब पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया था। ट्रेजर पवेलियन से निकलने के बाद मैं सीधे स्कूल की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए मैंने फिर से अपने ईश्वरीय अनुग्रह टैलेंट का नया फंक्शन चालू किया। लगातार 6 बार स्किल पॉइंट खरीदने के बाद मेरे खाते में 8 लाख से ज्यादा स्किल पॉइंट्स जमा हो चुके थे। मैंने स्किल इंटरफेस खोला, अभी अभी मिली वेपन स्किल पर क्लिक किया और उसे एक ही बार में कई लेवल अपग्रेड कर दिया। अगर फायर एलिमेंट का काम है सीधा नुकसान पहुंचाना और विंड एलिमेंट का काम है अटैक स्पीड बढ़ाना, तो वेपन स्किल का काम है पूरा कंट्रोल। इस लेवल की स्किल का नाम था सोल फ्रीज। ये दुश्मन की आत्मा को हमेशा के लिए बर्फ में कैद कर देती है। वो न हिल सकता है, न कोई स्किल इस्तेमाल कर सकता है, और ये असर तब तक नहीं टूटता जब तक आग से तोड़ा न जाए। यानी ये एक परमानेंट कंट्रोल स्किल थी। इसके बाद मैंने दूसरी पैसिव स्किल देखी जो दूसरे प्रमोशन के बाद मिली थी, माना शील्ड। पहले ये स्किल सिर्फ 10% नुकसान को माना से एब्जॉर्ब करती थी, लेकिन अब लगातार अपग्रेड करने के बाद ये बिल्कुल बदल चुकी थी। इस लेवल का नाम था इमॉर्टल लॉ बॉडी। इफेक्ट 1, जब भी नुकसान होगा 40% माना से एब्जॉर्ब होगा। इफेक्ट 2, अगर एलिमेंटल अटैक होती है और वो एलिमेंट तुमसे मेल खाता है तो नुकसान और भी कम हो जाएगा। इफेक्ट 3, अगर कोई ऐसा अटैक आए जो एचपी को सीधे 0 कर दे तो वो पूरा नुकसान माना एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन ये इफेक्ट हर 30 दिन में सिर्फ एक बार काम करेगा। इतनी ताकतवर स्किल न सिर्फ नुकसान कम करती थी बल्कि मौत से बचने का एक मौका भी देती थी। पहले मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी बचाव, लेकिन अब मुझे उसकी कोई चिंता नहीं थी। दोनों नई स्किल्स अपग्रेड करने के बाद भी मेरे पास 5 लाख से ज्यादा स्किल पॉइंट्स बचे थे। इतने पॉइंट्स में किसी एक रैंक 7 स्किल को रैंक 8 तक अपग्रेड किया जा सकता था। मैं सोच ही रहा था कि कौन सी स्किल चुनूं, तभी मैं प्रिंसिपल के दफ्तर के सामने पहुंच गया। बूढ़े प्रिंसिपल ने मुझे देखा तो उनकी आंखों में हल्की हैरानी आ गई। बेटा, बहुत अच्छा किया जो तुमने खुद को संभाल लिया। मैंने कुछ नहीं समझाया, बस सीधे पूछा, प्रिंसिपल जू, मैंने सुना है कि हेड टीचर को मुझसे कोई जरूरी बात करनी है जो मेरे भविष्य से जुड़ी है। बात क्या है? जुओकियान का चेहरा गंभीर हो गया। आज सुबह जियानशैंग के बाहरी लेवलिंग जोन में एक अनजानी अबिसल ऊर्जा फूट पड़ी और एक रियलिटी ट्रायल डंजन प्रकट हो गया। ये डंजन सिर्फ मैजिक प्रोफेशनल्स ही एंटर कर सकते हैं। मैंने एक पल सोचा, फिर पूछा, प्रिंसिपल, अगर ये ट्रायल पास हो जाए तो क्या मिलेगा? जुओकियान बोले, इनाम में एक टाइटल मिलेगा, नाम है अबिस चैलेंजर। इस टाइटल में कोई एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन इसे एक चाबी समझो, असली अबिस में घुसने की योग्यता। और इस बार का मैजिक ट्रायल पास करने का नियम बेहद आसान है। बस ट्रायल कॉपी के अंदर 3 घंटे टिके रहो। कोई मॉन्स्टर मारने की जरूरत नहीं, कोई बॉस किल नहीं। बात खत्म होते ही प्रिंसिपल मुझे सीधे डंजन एंट्रेंस पर ले गए, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी कि एंट्रेंस दिख भी नहीं रहा था। सब लाइन में खड़े थे। तभी एंट्रेंस के पास से एक चीख सुनाई दी। मैंने आवाज की तरफ देखा तो जानिया बाहर निकल रही थी। उसका चेहरा एकदम सफेद था, जैसे आत्मा निकल गई हो। जब उसने बाहर खड़े अपने दादा जनक्शन को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दादा, अंकल बाहर नहीं आए। अंदर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर हैं, उन्हें मारा नहीं जा सकता, और एक जगह खड़े रहो तो मॉन्स्टर लगातार आते ही रहते हैं। पूरे डंजन में छुपने की जगह नाम को नहीं। आखिर में अंकल ने मुझे 4 एस्केप स्क्रॉल्स दिए, खुद उन मॉन्स्टर्स की आग अपने ऊपर खींच ली और हम बाहर निकल आए। जनक्शन और प्रिंसिपल दोनों चुप हो गए। दोनों के चेहरे पर एक ठंडी सिहरन थी। ये ट्रायल डंजन सिर्फ मेजर प्रोफेशन वालों के लिए था। कोई टैंक नहीं जो मॉन्स्टर रोके, कोई प्रीस्ट नहीं जो हील करे। अब लग रहा था ये कम से कम बेहद ऊंचे लेवल की डिफिकल्टी थी। उसी वक्त एंट्रेंस से एक के बाद एक लोग बाहर आ रहे थे। कराहने की आवाजें, चीखें, मदद के लिए पुकार। अनगिनत लोग खून से लथपथ थे। पूरा नजारा बेहद भयानक था। ये शायद वही लोग थे जो जानिया के साथ पहले ग्रुप में गए थे। मेरे पास खड़े जुओकियान ने कड़वी मुस्कान दी। हम नाकाम रहे। डंजन की मुश्किल का अंदाजा गलत लगाया और कोई गाइड भी नहीं था, माफ करना। बूढ़े प्रिंसिपल जैसे एक पल में कई साल बूढ़े हो गए। उनका पूरा वजूद गहरी शर्म और पछतावे में डूब गया। लेकिन जब सब चिंता में डूबे थे तभी मैं डंजन एंट्रेंस के अंदर चला गया। जुओ की नजर पड़ी हम तो वो एकदम हड़बड़ा गए। ठंडा पसीना छूट गया। ये क्या कर रहा है? इतना खतरनाक डंजन देखकर भी अकेले अंदर घुस गया। बाकी एकेडमी के स्टूडेंट्स भी हैरान थे। ये तो अपनी मौत मांग रहा है। अभी अभी प्रोफेशन बदली है और सीधे इस लेवल के डंजन में। उन जैसे नए लोगों के लिए तो बिना परमिशन के ऐसी जगह घुसना भी बेहद खतरनाक था। लेकिन मैं लाइट बैरियर पार कर चुका था। तभी सिस्टम का एक मैसेज आया, आप एक स्पेशल ट्रायल डंजन में एंटर कर रहे हैं। नाम फेलिकीन का टाइम सिटी। मैंने आंखें खोली। चारों तरफ अंधेरा था। रात का आसमान एकदम काला, कोई तारा नहीं, बस एक चांद जो 100 गुना बड़ा लग रहा था। रोशनी बेहद कम थी, लेकिन मेरी डिवाइन ऑल सीइंग आई स्किल की वजह से मुझे सब कुछ साफ दिख रहा था। ट्रायल क्वेस्ट। फेलिकीन में 3 घंटे जिंदा रहो। बचा हुआ वक्त 2 घंटे 59
61 मिनट 49 सेकंड। और एक दोस्ताना सलाह, अगर हो सके दिल की धड़कन रोक लो, सांस लेना बंद कर दो, वो आवाज से नफरत करता है। ये पढ़ते ही मैं समझ गया, ये मॉन्स्टर्स आवाज से शिकार ढूंढते हैं। तभी एक अजीब सी आहट सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो कई काली परछाइयां मेरी तरफ बढ़ रही थी और हवा में कुछ मुस्कुराते हुए चेहरे तैर रहे थे। काली परछाइयां थी लाइट शेडो और हवा में तैरते चेहरे थे लाइट आई। एक आम प्रोफेशनल के लिए छुपना ही सबसे सही रास्ता होता, लेकिन मेरा रास्ता अलग था। अंधेरे से छुपकर नहीं निकला जाता दोस्त, आग से निकला जाता है। इन सबको मार दो, फिर न छुपने की जरूरत न भागने की। मेरे हाथों में आग की रोशनी चमकी। रैंक 4 फायर एरिया स्किल फ्लेम स्टॉर्म। एक के बाद एक 3 अटैक और चारों तरफ से घेरने आए 5-6 शैडो मॉन्स्टर्स एक पल में राख हो गए। लेकिन अगले ही पल और फुसफुसाहटें सुनाई दी, पास आ रही थी। मैंने हाथ उठाया, एक छोटा सा इनकैंटेशन और रॉक डीमन को बुला लिया। वो मेरा खजाना था। फिर मैंने स्किल इंटरफेस खोला और पॉइंट्स लगाने का फैसला किया। इस बार का टारगेट था रैंक 8 फायर मैजिक। 5 लाख स्किल पॉइंट्स खर्च हुए और सिस्टम मैसेज आया, सेलेस्टियल फ्लेम ब्रेथ अपग्रेड हो गई। नई स्किल मिली, फायर स्पिरिट अवतार। कास्टिंग टाइम इंस्टेंट, कूल डाउन 3 दिन। इफेक्ट, फायर स्पिरिट फॉर्म में सभी फिजिकल नुकसान से इम्यून, सभी फायर नुकसान से इम्यून, उड़ने की ताकत मिलती है। इस फॉर्म में फायर स्किल चलाओ तो क्रिटिकल हिट चांस 100%, क्रिटिकल डैमेज भी 100% बढ़ जाता है। दुश्मन की मैजिक रेजिस्टेंस 50% इग्नोर होती है। जितने भी स्पेल में इनकैंटेशन लगता था सब इंस्टेंट हो जाते हैं, माना भी खर्च नहीं होता। और 3 मिनट का असेंशन स्टेट, जिसमें आग के एलिमेंट से एक महाविनाशकारी विस्फोट किया जा सकता है। वाह, ये तो कमाल की स्किल थी। इनकैंडेसेंस टाइप बेहद दुर्लभ। मैंने बस एक ख्याल किया और मेरी उंगलियों के पोरों पर गहरी नीली लौ जल उठी। फिर दोनों हाथ भड़भड़ा कर जलने लगे और एक पल में मैं खुद आग बन गया। जहां मैं खड़ा था वो जगह गायब होने लगी। चारों तरफ से आए अनगिनत शैडो डीमन एक चीख भी नहीं निकाल सके और उसी पल भाप बनकर उड़ गए। पूरे फेलिकीन शहर के हर शैडो और डार्क मॉन्स्टर बेचैन हो उठे। तापमान अचानक इतना बढ़ गया था कि सब कुछ रोशन हो गया। फिर मैं हवा में उड़ गया। फायर स्पिरिट फॉर्म की उड़ान विंड स्किल से कम नहीं थी। शायद तापमान की वजह से, शायद रोशनी की वजह से शहर की जमीन के नीचे छुपी कोई भयानक चीज पूरी तरह भड़क उठी। एक दहला देने वाली गड़गड़ाहट के साथ जमीन से एक विशाल काला पंजा निकला और सीधे आसमान में उड़ते नीले आग के पंछी की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो पंजा मुझसे टकराया, मेरी लपटों ने उसे जलाकर काला कोयला बना दिया। उस विशाल जीव को गुस्सा आ गया। जमीन कांपने लगी, पहले से भी ज्यादा जोर से। और फिर अंधेरी खाई से 2 विशाल लाल आंखें जलती हुई नजर आईं। ये एक विशाल मकड़ी थी, शैडो कंडेंस्ड मकड़ी। इसका लेवल उस ऑल्टर्ड नेक्रोमेंस ऑफ नाइट से भी 20 लेवल ऊंचा था और उसके सारे स्टेटस नाइट से कहीं आगे। आम हालात में इस डंजन में आने वाला कोई भी प्रोफेशनल इस लेवल के मॉन्स्टर से कभी नहीं मिलता। ये सिर्फ मेरी वजह से भड़का था। मैंने इसे जगा दिया था, लेकिन अब सोचा इसे मार दो तो डंजन भी खत्म हो जाएगा। असेंशन स्टेट में करीब 1.5 मिनट बचा था। मैंने एक हाथ फैलाया उस विशाल शैडो डीमन स्पाइडर की तरफ जो जमीन की गहराई में छुपी थी और हल्के से विस्फोट कर दिया। आसमान और जमीन के बीच का हर फायर एलिमेंट एक पल में अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। पूरे फेलिकिन शहर का तापमान लाखों डिग्री तक उछल गया। उस भयानक गर्मी से शैडो डीमन स्पाइडर चीखने लगी। उसका एचपी आंखों के सामने घटने लगा। लाखों एचपी पलक झपकते 0 की तरफ। वो भागना चाहती थी बेतहाशा, हताश होकर, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। असेंशन स्टेट का महाविस्फोट अचानक फट पड़ा। एक अंधा करने वाला नीला रोशनी का गोला जैसे परमाणु बम तेजी से फैला और पूरे फेलिकिन शहर को लपेट लिया। अनगिनत शैडो डीमन उस भयानक रोशनी में एक पल में खाक हो गए। पूरे डंजन में हर तरफ गहरी नीली लपटें जल रही थी। मैंने ये नजारा देखा और मैं खुद हैरान रह गया। रैंक 8 फायर मैजिक, इसकी ताकत बस विस्फोट है। मुझे लगा अब सेलेस्टियल ड्रैगन लिजर्ड भी उतना इम्प्रेसिव नहीं लगता। तभी याद आया इस टेक्निक का अभी कोई नाम नहीं था। एक पल सोचा और दिमाग में एक दृश्य उभरा। 6 पेन से कुनोहा पर हमला, वो दिव्य तबाही। कुनोहा जमीन पर मिला दिया गया था, बिल्कुल अभी की तरह। मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। आज से इस टेक्निक का नाम होगा फायर डिवाइन रेट्रिब्यूशन। तभी सिस्टम मैसेज आया, बधाई हो, ट्रायल डंजन फेलिकिन टाइम सिटी पूरा हुआ। इस डंजन का हिडन एंडिंग अनलॉक हुई। हाई लेवल बॉस शैडो कंडेंस्ड डीमन मारा गया। नया टाइटल मिला, एबिस कॉन्करर। ये स्पेशल ट्रायल डंजन ब्लू स्टार के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। बढ़िया, मेरे ऑपरेशन ने सीधे डंजन तबाह कर दिया और साथ में जानिया के दूसरे अंकल को भी बचा लिया। फिर मुझे डंजन से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया गया। जब आंखें खुली तो मैं जागने शहर के बाहर हरे भरे मैदान में खड़ा था। बाहर इंतजार कर रहे सब लोग एकदम सन्न रह गए। मैं 3 मिनट भी नहीं रहा डंजन में। इतनी जल्दी कैसे निकल आया? और ये गोद में कौन है? ये चेहरा जाना पहचाना क्यों लग रहा है? जानिया चीखी, दूसरे अंकल। तब सबको समझ आया मैं किसी को बचा कर लाया था। जानिया ने देखा कि उसके दूसरे अंकल जिंदा है तो उसकी आंखों से गर्म आंसू बह निकले। आंसू पोंछते हुए उसने मुझे देखा। शुक्रिया। ये 2 शब्द सुनकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। 3 साल में जानिया ने स्कूल में हमेशा ठंडी सुंदरता का रूप रखा था। मुस्कुरा
मुस्कुराना तो दूर, शुक्रिया तक कभी नहीं कहा। तुम्हारे मुंह से ये 2 शब्द सुनना आसान नहीं था। जानिया का चेहरा लाल हो गया और उसने जमीन पर पांव पटका। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस वक्त भी उसे छेड़ूंगा। तभी प्रिंसिपल आगे आए। बेटा, डंजन से 3 घंटे से पहले निकलो तो ट्रायल फेल माना जाता है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले ही पल पूरे डंजन एरिया में एक अनाउंसमेंट गूंजी। सबके मुंह खुले रह गए। बधाई हो, प्लेयर ने स्पेशल ट्रायल डंजन फेलिकिन लाइट सिटी क्लियर किया। क्लियर टाइम 2 मिनट 42 सेकंड। रेटिंग S। अब से कोई भी प्रोफेशनल इस डंजन में एंटर नहीं कर सकता। इस डंजन का क्लियर रिकॉर्ड ब्लू स्टार के हिस्ट्री पैंथियन में दर्ज होगा। सब एकदम चुप। सबकी नजरें मुझ पर थी, जैसे किसी कायुत को देख रहे हो। प्रिंसिपल का दिमाग एकदम सुन्न हो गया। इस लड़के में कुछ है, ये तो सोचा था, लेकिन इतना? न सिर्फ डंजन क्लियर किया, बल्कि पूरे ब्लू स्टार के वर्ल्ड पैंथियन में नाम दर्ज हो गया। आज तक पूरी दुनिया में 1000 से कम नाम है उस लिस्ट में। ये हर प्रोफेशनल का सबसे बड़ा सम्मान है। और ये लड़का सिर्फ 18 साल का। तभी भीड़ में से एक टीचर आगे आए। तियानचुई एकेडमी में आओ, हम तुम्हें स्पेशल एडमिशन का मौका देंगे। एक पल के लिए सब चुप। तियानचुई एकेडमी पूरे प्रांत में दूसरी सबसे अच्छी एकेडमी। जब सबको लगा कि मैं तुरंत हाँ कर दूंगा, तभी मैंने सीधे मना कर दिया। वुन भी थोड़ा हैरान रह गया। उसके हिसाब से ये तो बेमिसाल मौका था। ये लड़का खुश क्यों नहीं हुआ? सोचो जरूर, शायद जिंदगी में एक ही बार ऐसा मौका मिले। ये सुनकर मैं हंस पड़ा। असल में अगर आप पहले थोड़ा अच्छा इंप्रेशन बनाते तो शायद मैं सोचता भी ये भी आपकी जिंदगी का एक ही मौका था। प्रिंसिपल ने मन में सोचा, यार ये कुछ शब्द बड़े बेशर्म थे, लेकिन सुनकर दिल को चैन आ गया। वुन ने मुझे गहरी नजर से देखा और चला गया। अगले 10 दिन मैं बाहर निकला ही नहीं, क्योंकि जियानशैंग के आसपास के सारे ट्रेनिंग जोन और डंजन अब मेरे लेवल के लिए बहुत छोटे थे। एग्जाम नजदीक था, बाकी स्टूडेंट्स कोचिंग क्लासेस ले रहे थे और मैं घर पे आराम से बैठा रहा। 10 दिन बाद बाहर निकला, अपनी बची हुई चीजें बेची और बैंक का मैसेज आया, आपके अकाउंट में 7,49,680 युआन जमा हुए। मौजूदा बैलेंस 12,93,046.21 युआन। मेरी बचत अब आधिकारिक तौर पर 10 लाख पार कर चुकी थी। तभी एक और मैसेज आया, बैलेंस 10 लाख से ऊपर गया। आपका टैलेंट डिवाइन ग्रेस नया फंक्शन अनलॉक हुआ। मैंने टैलेंट इंटरफेस खोला। स्किल एनहांसमेंट 10 लाख ब्लू स्टार करेंसी और उतने स्किल पॉइंट्स खर्च करके रैंक 8 या उससे ऊंची किसी एक स्किल को उसी रैंक की बेहतर वर्जन में अपग्रेड किया जा सकता है। यार मेरा टैलेंट सच में पेमेंट वाला टैलेंट बन गया। पहले पैसे से स्किल पॉइंट्स मिलते थे, अब पैसे से स्किल भी अपग्रेड होगी। मैंने अपना स्टेटस पैनल खोला, स्किल पॉइंट्स देखे, 9,74,639 पॉइंट्स। 10 दिन में रोज मिले फ्री पॉइंट्स मिलाकर लगभग 10 लाख के करीब। और वो पुराना छोटा सा सपना जो 1 महीने पहले जागरण के दिन देखा था, फायरबॉल को उसकी आखिरी सीमा तक पहुंचाना, वो सपना अब कल तक पूरा हो सकता था। एक बार पेमेंट करके चीजें जल्दी करूं। मैंने पेमेंट इंटरफेस खोला। 1 लाख युआन में मिल रहे थे 80,000 स्किल पॉइंट्स। दांत भिज गए। 1 पॉइंट के लिए 1 युआन से ज्यादा नहीं कर सकता। इसी रफ्तार से पेमेंट करता रहूंगा तो 10 लाख भी कम पड़ जाएंगे। रात को फिर स्टेटस पैनल खोला। इस बार स्किल पॉइंट्स 7 अंकों को पार कर चुके थे। स्किल पैनल खोला, रैंक 8 फायर स्पिरिट अवतार पर रुका। तैयार था। 10 लाख स्किल पॉइंट्स खर्च करके इस स्किल को रैंक 9 तक अपग्रेड करें। मैंने एक पल भी नहीं सोचा। 1 क्लिक अपग्रेड। 10 लाख स्किल पॉइंट्स खर्च हुए। फायर स्पिरिट अवतार रैंक 9 हो गई। लेकिन ये अभी भी आखिरी नहीं था। मैंने अगले रैंक का प्रीव्यू देखा। एंशिएंट फॉरबिडन स्पेल अपग्रेड के लिए चाहिए थे 10 करोड़ स्किल पॉइंट्स। दिलचस्प, भले ही आगे करोड़ों पॉइंट्स चाहिए, मेरे लिए ये बस कुछ साल की बात है। लेकिन अभी मेरा लक्ष्य था सभी एलिमेंटल मैजिक में महारत, सबको आखिरी सीमा तक लेकर जाना। अगली सुबह मैं तिएने शहर पहुंचा। नेशनल प्रोफेशनल एग्जाम सेंटर के बाहर अनाउंसमेंट गूंज रही थी। वर्ष 3024 नेशनल प्रोफेशनल कॉलेज यूनिफाइड एंट्रेंस एग्जाम शुरू होने वाला है। सभी कैंडिडेट्स लाइन में लगे, एक एक करके गेट से अंदर जाएं। ये एग्जाम आपके लेवल के हिसाब से अलग अलग डिफिकल्टी देगा। मैं गेट के अंदर गया और अगले ही पल मेरे सिर के ऊपर आइकन धीरे धीरे उभरा। पूरा एग्जाम हॉल एक पल के लिए रुक गया। यार ये तो गोल्ड स्टार है। भाई को प्रणाम। तभी एक एग्जामिनर आगे आई और मुझे साथ ले चली। हम चलते चलते एक दरवाजे के सामने रुके। लिखा था एंट्रेंस नंबर 1। वहाँ पहले से 20 से ज्यादा लोग खड़े थे। सबके सिर के ऊपर मेरी तरह गोल्ड स्टार। ये शायद बड़े घरानों और हाई लेवल फैमिली के पाले हुए जीनियस थे, लेकिन जब उन्होंने एक नया चेहरा देखा तो मजाक उड़ाने लगे। जियानशैंग का कैंडिडेट, ये जगह है कहाँ? कभी नाम भी नहीं सुना। इस दरवाजे में कोई गड़बड़ी तो नहीं? इस भूले बिसरे कोने से भी गोल्ड स्टार निकल सकता है? मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। रजिस्ट्रेशन के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था, तभी पीछे से एक अकड़ भड़ी आवाज आई। भाई लेवल 25 तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं। एक दोस्ताना सलाह, नाइटमेयर डिफिकल्टी मत चुनना, अंदर के मॉन्स्टर तुम्हें कुचल देंगे। मैंने हल्के से पलट कर देखा। पीले बालों वाला एक लड़का इतरा रहा था। उसके आसपास खड़े कुछ लोग आपस में फुसफुसाए और हंसे। भाई के गोल्ड स्टार में भी फर्क होता है, हर कोई आपकी तरह लेवल 29 नहीं होता। पीले बाल वाला मन ही मन खुश हो गया, लेकिन उसकी नजर असल में उसके बगल में खड़ी एक खूबसूरत लड़की पर थी। जब उसने मुड़कर उस लड़की को देखा तो लड़की की आंखों में नफरत थी। जॉइन ने ठंडी आवाज में कहा, जाओ काई, मेरा ध्यान खींचने के लिए ऐसे तरीके मत अपनाओ। उसी
वक्त उसकी नजर मेरी तरफ मुड़ी और उसके चेहरे पर हैरानी छा गई, क्योंकि जैसे ही मेरे हाथ में बेल छुई, बैरियर पर एक नंबर उभरा, लेवल 42। पूरा हॉल एक पल के लिए जम गया। जाओ काई ने लेवल 42 देखा और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा हो। सर, मैं डिफिकल्टी सेलेक्ट नहीं कर पा रहा, नाइटमेयर मोड चुनना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं रहा, जैसे कोई बग है। एग्जामिनर हड़बड़ाहट से बाहर आया। रुको, मैं देखता हूँ। सच कहे तो उसे खुद यकीन नहीं आ रहा था। लेवल 42 ये आया कहाँ से? जब सिस्टम चेक किया तो माथे पर पसीना आ गया। सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं थी। असल बात ये थी, सिस्टम का बेस कोड डिफिकल्टी रेंज सिर्फ लेवल 25 से 30 तक के लिए बना था। इस लेवल 42 के दानव ने पूरे एडमिशन सिस्टम को ओवरहीट कर दिया था। ये फैसला मेरे बस का नहीं। एग्जामिनर दौड़ता हुआ ऊपर चला गया। अधिकारियों ने सुना तो कुछ देर चुप रहे। इतना टैलेंटेड कैंडिडेट दशकों में एक बार आता है। पुराना मोड वापस चालू करो, इसे स्पेशल छूट दो। बाकी स्टाफ ने एतराज किया। सर, वो मोड बहुत खतरनाक है, पहले कई हादसे हो चुके हैं। लुआनिन ने सिर हिलाया। जमाना बदल गया है, इसके लिए नाइटमेयर मोड तो बस मजाक है। टीएनए के सभी 22 एग्जाम सेंटर्स को खबर करो, परगेटरी मोड एक साथ एक्टिवेट करो। ये सुनते ही सबकी रूह कांप गई। लेकिन सर, जिनके पास एबिसल टाइटल नहीं है वो इसे चुन ही नहीं पाएंगे। लुआनिन ने हाथ हिलाया। टाइटल दिखाने दो, जिनके पास है वो परगेटरी चुने, और अगर इस लेवल 42 लड़के के पास टाइटल नहीं है तो नाइटमेयर चुने। कोई बात नहीं, फैसला हो गया। एग्जामिनर हुक्म लेकर वापस दौड़ा। सभी कैंडिडेट्स ध्यान दे, परगेटरी मोड जोड़ा जा रहा है। जो पहले डिफिकल्टी चुन चुके हैं उन्हें एक बार और मौका मिलेगा। 3 हाथ उठे। जॉइन शांत चेहरे के साथ, जाओकाई और उसका एक साथी, तीनों अपना एबिसल टाइटल दिखाएं। कंफर्म होने के बाद डिफिकल्टी बदली जाएगी। अगले ही पल तीनों के सिर के ऊपर 5 बड़े काले अक्षर उभरे, एबिस चैलेंजर। जाओकाई ने मुझे उकसाने वाली नजर से देखा। लेवल ऊंचा होने से क्या होता है? अगर ट्रायल पास नहीं किया तो परगेटरी मोड छू भी नहीं सकते। सबकी नजरें मेरी तरफ। मैं सच में थोड़ा कंफ्यूज था। टाइटल पहनते कैसे हैं? जाओकाई मन ही मन खुश हो गया। नाटक बंद करो, है ही नहीं तुम्हारे पास, है ना? एग्जामिनर ने शांति से समझाया। अपना पर्सनल पैनल खोलो, अपने नाम पर देर तक दबाओ, टाइटल लिस्ट आ जाएगी। मैंने एग्जामिनर की बात मानी। जल्दी से टाइटल कॉलम खोला, लेकिन उंगली थोड़ी फिसल गई और पहला टाइटल गलती से सेलेक्ट हो गया। अगले ही पल जैसे आंखों के सामने बिजली कड़की, सुनहरी रोशनी का विस्फोट और मेरे सिर के ऊपर उभरा डंजन वर्ल्ड रिकॉर्ड पैंथियन होल्डर। पूरा हॉल एक पल को जम गया। यार, ये क्या है? 24 कैरेट गोल्ड टाइटल, इतना स्वैग। मैंने सबके चेहरे देखे और खुद उलझ गया। मैंने ऊपर देखा, टाइटल पढ़ा। यार, ये तो बहुत ज्यादा फ्लैशी है। मेरे सिर के ऊपर 2 टाइटल एक साथ चमक रहे थे, एक सुनहरा, एक खूनी लाल। चारों तरफ अबिसल एनर्जी घूम रही थी। पूरा माहौल काला हो गया। एटीट्यूड बस मैक्सिमम। भीड़ फिर से सन, ये जानबूझकर कर रहा है ना? जरूर जानबूझकर कर रहा है। इस लड़के के पास इतने अल्ट्रा रेयर टाइटल कैसे हैं? पैंथियन का टाइटल सबने सुना था, भले ही देखा नहीं था। ब्लू स्टार के हर प्रोफेशनल का सपना। और अब ये अबिसल प्रेशर वाला कॉन्करर टाइटल। हम तो बस चैलेंजर हैं और ये पहले से कॉन्करर है। सबकी ये हालत देखकर मैं खुद थोड़ा बेबस हो गया। सच में मुझे लो प्रोफाइल रहना था। एग्जामिनर का माथा पसीने से भीग गया। इस 18 साल के लड़के के सामने उसकी कोई औकात नहीं बची थी। आपके सिर का टाइटल आपको अब इस डंजन में एंटर करने की योग्यता भी देता है। वैसे मैंने इस टाइटल को पहले कभी नहीं देखा था। एग्जामिनर थोड़ा शर्मिंदा हो गया। 4 प्रमोशन हो चुके थे उसके, लेकिन अब इस कॉन्करर टाइटल कैसे मिलता है उसे आज तक पता नहीं था। मैंने चुपचाप वो 24 कैरेट गोल्ड पैंथियन टाइटल हटा दिया और बस हाँ कह दिया। जाओकाई का दिमाग उस पल बंद हो गया। उसे लगा ये इंसान नहीं, कोई अबिसल दानव है जो इंसान के भेष में आया है। लेकिन जोइन, उसकी नजर मुझ पर से हटी नहीं रही थी। खूबसूरत, ताकतवर, रहस्यमय, ये तीनों चीजें जो लड़कियों को सबसे ज्यादा खींचती हैं, एक ही इंसान में। जोइन जैसी जो पूरे जियानशेंग में सबसे ऊंची मानी जाती थी, वो भी बरबस इज्जत महसूस कर रही थी। तभी अनाउंसमेंट गूंजी। सभी कैंडिडेट्स ध्यान दें, वर्ष 3024 का नेशनल प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जाम 5 मिनट में शुरू होगा। सभी डंजन में एंटर करें। अगले ही पल सब डंजन की रोशनी में समा गए। कुछ पल का अंधेरा और फिर आंखें खुली। मैं एक बिल्कुल सफेद अनंत खाली जगह में खड़ा था। तभी दिमाग में डंजन का मैसेज आया। कैंडिडेट लिंगली, 1 मिनट में आपके सामने एक मॉन्स्टर आएगा, लेवल 30 गॉब्लिन। वो हिलेगा नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जितनी जल्दी खत्म करो उतना ज्यादा स्कोर। नियम सुनकर पहले हैरान हुआ, फिर निराशा आई। यही है परगेटरी लेवल। जैसे ही गॉब्लिन सामने आया, मैंने हाथ उठाया और एक फायरबॉल। 2 सेकंड 30 सेंटीसेकंड, खत्म। बाहर बड़े स्क्रीन पर रिजल्ट देखकर सब हैरान। बाकी सबने आधी एचपी घटाई और इसने एक ही झटके में। मैं डंजन में बैठकर उंगली से जमीन पर गोले बना रहा था। बोर हो गया था। सोचा था नेशनल एग्जाम परगेटरी जैसा कठिन होगा, लेकिन ये तो गुड़िया का खेल निकला। दूसरा राउंड आया। 20 से 1000 गॉब्लिन। मजाक है क्या? एक फ्लेम साइक्लोन और सब एक पल में राख। एग्जाम सेंटर के बड़े हॉल में बैठे अधिकारी मुझे इस हाल में देखकर हंसने लगे। लुआनिन ने स्क्रीन देखा और बोला, इसके पास एरिया डैमेज नहीं होता क्या? फिर थोड़ा रुककर खुद ही बोला, चलो ये भी मान लेते हैं। सबने सहमति दी। आखिर ये लड़का एक साधारण प्रोफेशन का है, रेयर प्रोफेशन से मुकाबला कैसे करेगा? लेजेंडरी प्रोफेशन की तो बात ही छोड़ो। अगले ही पल सभी डंजन रीसेट हुए। 20-20 गॉब्लिन।
गॉब्लिन। लेकिन तभी एग्जाम सेंटर के बड़े स्क्रीन पर एक तेज लाल रोशनी फूटी, आसमान से एक जलती हुई लकीर गिरी और 20 के 20 गॉब्लिन सीधे पिघल गए, गायब। लुआनिन अपनी कुर्सी से उछल पड़ा, आंखें फैल गईं। रैंकिंग फिर अपडेट हुई। कैंडिडेट 001 पहला स्थान, दूसरा राउंड क्लियर, टाइम 10.1 सेकंड, स्कोर 1000 पॉइंट्स। पूरे हॉल के बड़े अधिकारी आंखें फाड़कर स्क्रीन देखते रह गए। कुछ तो सीधे बड़े साहब के सामने ही गाली दे बैठे। रोज की शालीन छवि एक पल में धराशायी। लुआनिन ने गहरी सांस ली। पिछले 600 से ज्यादा नेशनल एग्जाम के रिकॉर्ड खंगालो। दूसरे राउंड का सबसे पुराना बेस्ट रिकॉर्ड क्या था? एक सहायक तुरंत बोला, अभी देखता हूँ। साफ था, उसे भी लग गया था, रिकॉर्ड टूट चुका है। लुआनिन ने याद दिलाया, साथ में टेक्निकल टीम से चेक करवाओ, डंजन में कोई बग तो नहीं, और इस लड़के का स्टेटस और इक्विपमेंट भी चेक करो, कहीं कोई चीटिंग तो नहीं। जल्द ही जवाब आया, सर सब नॉर्मल है, डंजन में कोई गड़बड़ी नहीं, स्टेटस और डेटा सब सही है, ये स्कोर पूरी तरह सच्चा है। रिपोर्ट देने वाला सहायक खुद बहुत एक्साइटेड था। लुआनिन का मूड अच्छा हो गया। फिर अगली खबर आई तो वो और खुश हो गया, सर पुराने रिकॉर्ड मिले। परगेटरी मोड में दूसरे राउंड का बेस्ट रिकॉर्ड था 0.48 सेकंड। 100 साल से किसी ने नहीं तोड़ा, और जिसने बनाया था उसका नाम था जेंगिन गोंग। ये नाम सुनते ही पूरे हॉल में एक ठंडी सांस खींची। लुआनिन चौंका, क्या वो हमारे दौर के 21वें वॉर गॉड है? सहायक ने सिर हिलाया। लुआनिन थोड़ा बेचैन हो गया। उसे लग रहा था वो थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, लेकिन वो बड़े स्क्रीन को चमकती आंखों से देखता रहा। इस लड़के ने इतिहास बना दिया। तभी एक बुजुर्ग अधिकारी बोले, सच कहूँ तो ये रॉ स्कोर उसके साथ थोड़ा नाइंसाफी है। लुआनिन ने पूछा, क्यों? बुजुर्ग ने उंगली उठाई और स्कोर लिस्ट की तरफ इशारा किया। देखो, ये परफेक्ट स्कोर है और दूसरे नंबर वाले से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं। लुआनिन ने देखा और समझ गया। कड़वी मुस्कान आई। नाइंसाफी तो है, लेकिन नियम सबके लिए एक जैसा है। हमने मिलकर इस नियम को बनाया था। किसने सोचा था कभी इतना बेतुका स्कोर भी आ सकता है? बुजुर्ग मुस्कुराए, कोई बात नहीं, ताकतवर हमेशा ताकतवर रहता है। मुझे यकीन है इस साल डोंग जियांग की पहली पोजीशन इसी लड़के की है। वैसे इसने 0.1 सेकंड का रिकॉर्ड कैसे बनाया? कौन सा स्पेल था? एक अधिकारी बोला, रैंक 4 फायर स्पेल था। फ्लेम स्टॉर्म का नॉर्मल कास्टिंग टाइम 5 सेकंड है, लेकिन इसने इंस्टेंट कास्ट किया। ये सुनते ही पूरे हॉल में हलचल, सब जाग गए। एक साधारण मेजर सिर्फ प्रोफेशन की ताकत से नहीं आका जाता, टैलेंट, स्किल, इक्विपमेंट कॉम्बिनेशन सब मायने रखता है। लेकिन अगले ही पल जब सबने फिर से बड़े स्क्रीन की तरफ देखा तो मुंह खुला रह गया। मैं जमीन पर बैठा था और एक बड़ी चिकन लेग पीस आराम से कुतर रहा था, बड़े मजे से खा रहा था। सिस्टम बता रहा था दूसरा राउंड खत्म, तीसरा 1 मिनट में शुरू होगा, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरे राउंड का नियम सुना तो लगा चलो थोड़ा सेंस तो है। पहले 2 राउंड में सिंगल और ग्रुप डैमेज था, तीसरे में था ओवरऑल एंड्योरेंस टेस्ट। मैंने मन में हिसाब लगाया, गॉब्लिन जायंट की एचपी अनलिमिटेड है, तो ज्यादा नुकसान के लिए एंड्योरेंस मैनेज करना होगा। 10 सेकंड की उल्टी गिनती, गॉब्लिन जायंट रिफ्रेश हुआ। मैंने हाथ उठाया, उसके सिर के ऊपर एक हरी बवंडर बनी, हवा से धारदार ब्लेड बने और लगातार उसकी चमड़ी काटते रहे। रैंक 4 विंड स्पेल स्टॉर्म साइक्लोन, इसे चुनने की वजह थी लंबी लड़ाई में एक कास्ट में सबसे ज्यादा कुल नुकसान। धीरे काटता है लेकिन बहुत देर तक काटता है। एक बार कास्ट होने के बाद पूरे आधे घंटे तक चलता है और गॉब्लिन जायंट बस खड़ा था, हिल भी नहीं रहा था। तो मैंने उस मैकेनिज्म का पूरा फायदा उठाया। 1, 2, 5, 10, 20 साइक्लोन की संख्या बढ़ती ही गई। दर्जनों साइक्लोन एक साथ, हर सेकंड नुकसान की रफ्तार देखने वालों की सांसें रोकते। एग्जाम सेंटर में सब हैरान, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। मेरे नुकसान के नंबर जो पहले नंबर 1 पर थे अचानक 0 हो गए। रैंकिंग से मेरा नाम गायब। ये देखकर हॉल में हलचल, और फिर स्क्रीन पर जो दिखा उसने सबकी आंखें फाड़ दी। वो विशाल गॉब्लिन जायंट धीरे धीरे गिर रहा था। नोटिफिकेशन आई, कैंडिडेट लिंगली के डंजन में अभूतपूर्व स्थिति, अनलिमिटेड एचपी वाला मॉन्स्टर मारा गया। लुआनिन ने माथे पर बल डाले, ये हो क्या रहा है? कोई मैकेनिज्म फेल हुआ? डंजन मेंटेनेंस की पूरी टीम ठंडे पसीने में। सबको पता था अगर ये ठीक से न संभला तो बड़ा बवाल होगा, लेकिन जांच में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। तभी गोगान को कुछ याद आया, लुआनिन क्या गॉब्लिन जायंट की एचपी सच में अनलिमिटेड थी? लुआनिन ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं, अगर सच में अनलिमिटेड होती तो वो अजय होता। एचपी अनलिमिटेड दिखती है, लेकिन असल में एक शर्त है। गोगान सोच में डूब गए। कुछ देर बाद आंखें चमकी, मुझे लगता है समझ गया। अगर मेरा अंदाजा सही है तो इस लड़के ने फिर से इतिहास बना दिया, जो पहले कभी नहीं हुआ। अजय को हराने वाला पहला इंसान। टेक्निकल टीम का जवाब आया, सब नॉर्मल है सर, लेकिन वो कैसे मारा हमें नहीं पता। लुआनिन नाराज नहीं हुए, बल्कि इससे उनका और गोगान का अंदाजा पक्का हो गया। राजधानी को रिपोर्ट भेजो, हमारे एग्जाम डंजन का बेस आर्किटेक्चर सिर्फ वो लोग
लोग देख सकते हैं। कुछ देर बाद राजधानी से जवाब आया। गॉब्लिन जायंट की एचपी अनलिमिटेड नहीं थी। असल में उसके पास था 10 लाख एचपी। हर हिट पर 1 एचपी कटती थी। 10 लाख बार हिट होने पर असली एचपी 0 और वो मर गया। कैंडिडेट ने कोई गड़बड़ी नहीं की। मॉन्स्टर का खुद का मैकेनिज्म था, इसलिए ये राउंड पास माना जाए और मैक्सिमम स्कोर दिया जाए। साथ ही हमारे बड़े साहब को ये कैंडिडेट बहुत दिलचस्प लगा। अगले राउंड की रिकॉर्डिंग सीधे हमें भेजें। लुआनिन और गोगान के गंभीर चेहरों पर मुस्कान आ गई। तीसरे राउंड के आखिरी मिनट में मेरा नाम फिर से लिस्ट के ऊपर आया। पहला स्थान कैंडिडेट लिंगली, आउटपुट अनलिमिटेड, स्कोर 2000 पॉइंट्स। किसी को यकीन नहीं आया, न नंबर न हिसाब, बस अनलिमिटेड। तभी अनाउंसमेंट आई, चौथा राउंड 30 सेकंड में शुरू होगा। सभी कैंडिडेट्स के चेहरे पीले पड़ गए। तीसरा राउंड अभी खत्म हुआ था, माना लगभग खाली, और अब बिना रुके चौथा राउंड। नियम सुनाई दिए। ये राउंड ओवरऑल स्किल का टेस्ट है। 20 सेकंड में एक गॉब्लिन किंग आएगा, 50,000 एचपी, आर्मर और मैजिक रेजिस्टेंस 1000। वो खुद अटैक नहीं करेगा, लेकिन लगातार एलीट टीम बुलाता रहेगा। गॉब्लिन एलीट टीम में 4 टाइप, वॉरियर, मैज, असैसिन, डिफेंडर। राउंड टाइम 10 मिनट। एचपी रीसेट नहीं होगी। गॉब्लिन किंग मारने के बाद बची हुई एचपी के हिसाब से स्कोर। नियम सुनकर मैंने भौहें उठाई। वाह, पहली बार कुछ रियल लगा। सिर्फ नुकसान नहीं, मूवमेंट, एंड्योरेंस, एडेप्टेबिलिटी भी। दिलचस्प। सिस्टम का ऑर्डर आया। एक मोटा, बदशक्ल, ताजपोशी वाला गॉब्लिन किंग सामने आया। उसके साथ दर्जनों एलीट मॉन्स्टर। दूसरे सभी डंजन में कैंडिडेट्स लगभग तुरंत हाथ उठाकर हार मान गए, माना एक बूंद भी नहीं बची थी। एलीट टीम के मॉन्स्टर बिना रहम के कुचल रहे थे। डंजन का ब्लड लॉक सिस्टम उस वक्त सबसे बड़ा दर्द था, लेकिन बड़े स्क्रीन के बीच में मेरा डंजन पूरी तरह शांत। गॉब्लिन किंग हो या उसकी पूरी एलीट टीम, सब के सब बर्फ की मूर्तियां बन चुके थे। मैं खड़ा था। फायर, विंड, आइस, तीनों एलिमेंट एक साथ। सांस भी नहीं फूली। इन 4 राउंड में जितने झटके लगे, जितनी हैरानी हुई, और ये लड़का रैंक 4 आइस स्पेल स्नो स्टॉर्म इस्तेमाल कर रहा था। सभी मॉन्स्टर कंट्रोल में आए, फिर मैंने उनका दुख खत्म कर दिया। रैंक 4 फायर स्पेल फ्लेम स्टॉर्म, एक के बाद एक, जलती आग और जमती बर्फ का टकराव। बर्फ के टुकड़े उड़े, चिंगारियां बिखरी। दर्जनों गॉब्लिन एलीट दूसरे फ्लेम स्टॉर्म तक एचपी एक धागे पर, तीसरे ने सीधे खत्म। और गॉब्लिन किंग चौथे फ्लेम स्टॉर्म के बाद फ्रीज टूटा। रैंक 6 पैसिव स्किल पियर्सिंग आइस का असर। बर्फ तोड़ने पर दुश्मन की मैक्सिमम एचपी सीधे कट जाती है। तो भले ही किंग की एचपी एलीट से ज्यादा थी, 4 फ्लेम स्टॉर्म के नुकसान में एचपी कट की परसेंटेज अटैक जुड़ी। एक चीख और गॉब्लिन किंग ढेर। चौथे राउंड की शुरुआत से सिर्फ 30 सेकंड। एग्जाम हॉल की मीटिंग रूम में मौत जैसी खामोशी। फिर लुआनिन उठे और तालियां बजाईं, और देखते ही देखते पूरा हॉल खड़ा हो गया। चारों राउंड परफेक्ट स्कोर, कोई कमजोरी नहीं। इस साल डोंगजियांग प्रांत का टॉपर यही है। लुआनिन हल्के से कांप रहे थे। इस लड़के ने सिर्फ 1-2 रिकॉर्ड नहीं तोड़े, उसने एक नई मिसाल बनाई। डोंगजियांग में आज तक ऐसा जीनियस नहीं आया था। और सच तो ये था, परगेटरी मोड के चौथे राउंड में भी उसने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई। उसी वक्त टीएनए के पहले एग्जाम सेंटर से मैं डंजन के लाइट कर्टन से बाहर निकला, जैसे छुट्टी से वापस आया हो। बाहर एक आधे उम्र का आदमी खड़ा था, एजुकेशन ब्यूरो की यूनिफॉर्म में। मुस्कुराते हुए बोला, बधाई हो कॉमरेड लिंगली, इस साल डोंगजियांग प्रांत के टॉपर। चारों राउंड परफेक्ट। मैंने थोड़ा सोचा, 5वां राउंड नहीं था क्या? लुआनिन मुस्कुराए, है, लेकिन वो यहाँ नहीं होगा, डीडी जाना होगा। दोपहर में आराम करो, मैं खुद तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। 5वें राउंड की डिटेल वहाँ पहुँचने पर कोई समझाएगा। ये राउंड एक स्पेशल एबिसल डंजन में होगा। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज मैं यहाँ मुख्य रूप से तुमसे मिलने आया था, और साथ में इनाम भी देना था। मेरी आंखें चमकी। इनाम भी है? आओ। लुआनिन ने इशारा किया। पास आने पर एक काला स्क्रॉल निकाला और तोड़ दिया। अगले ही पल हम एक भूमिगत तिजोरी में थे। पहले अपना प्रोफेशनल नंबर दो, पैसे ट्रांसफर करते हैं। प्रांत में पहले नंबर का इनाम है 10 लाख एक्सिया क्रेडिट बतौर स्कॉलरशिप, साथ में 1000 एक्सचेंजेबल स्किल पॉइंट स्क्रॉल। ये भी फिक्स्ड इनाम है। इसके अलावा ट्रेजरी लिस्ट में से एक T2 ट्रेजर चुन सकते हो, और प्रोफेशनल स्किल बुक लिस्ट में से एक स्किल बुक। मेरे मन में हलचल, यार 1000 एक्सचेंजेबल स्किल पॉइंट स्क्रॉल। ब्लू स्टार के मौजूदा रेट पर ये 10 लाख से कहीं ज्यादा था, लेकिन मुझे ये स्किल पॉइंट्स नहीं चाहिए थे। मैंने कहा, डायरेक्टर लुआनिन, ये 1000 स्किल पॉइंट स्क्रॉल क्या पैसों में बदल सकते हैं? लुआनिन ने हैरानी से देखा। उन्हें लगा मैं ट्रेजरी से और ट्रेजर लेना चाहता हूँ। उन्होंने सिर हिलाया। ये फिक्स्ड इनाम है, ट्रेजरी से एक्सचेंज नहीं होगा। मैंने भी सिर हिलाया। ट्रेजर नहीं चाहिए, सीधे पैसे चाहिए। लुआनिन एक पल के लिए रुके। पैसे? लेकिन शुद्ध मूल्य में 1000 स्किल पॉइंट स्क्रॉल के बदले जो पैसे मिलेंगे वो उन पॉइंट्स की असली कीमत से कम होंगे। हाँ, मुझे पता है, फिर भी पैसे चाहिए। लुआनिन ने सोचा, शायद इस बच्चे की घर की हालत बहुत खराब है। पहला स्थान जीतने के बाद भी परिवार के लिए पैसे जुटाना चाहता है। उन्होंने गहरी सांस ली। ठीक है, एक्सचेंज में करीब 20% का नुकसान होगा, लेकिन वो 20% आज मैं अपनी जेब से दूंगा। तुम्हारे 1000 स्किल पॉइंट स्क्रॉल करीब 53,50,000 एक्सिया में बदलेंगे। स्कॉलरशिप के